रीबर्थ ऑफ बर्निंग लव एपिसोड 14। सुबह का वक्त स्मृति जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी क्योंकि वो आज काफी लेट हो गई थी। शशांक वार्डरोब से आया और उसे पीछे से बाहों में भरकर बोला, एक दिन लेट हो जाने से कुछ नहीं होगा। स्मृति कसमसाते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप, हमें जल्दी जाना है। शशांक उसे कस के पकड़कर बोला, और मैं ना जाने दूं तो। स्मृति थकहार कर बोली, प्लीज। शशांक उसे छोड़ता है तो स्मृति मुस्कुराह कर तैयार होने लगी। शशांक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। स्मृति उसके साइड से एक बॉक्स निकलने की कोशिश करने लगी। शशांक की नज़र स्मृति की कमर पर गई तो उसने हल्के से चिमटी काटी। अचानक होने से स्मृति का हाथ शशांक के गाल पर लगा, जैसे स्मृति ने उसे थप्पड़ मारो हो। स्मृति की आंखें बड़ी हो गई। शशांक उसे हैरानी से देखने लगा। स्मृति उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, हमने जानबूझकर नहीं किया, हमें माफ। शशांक उसके हाथ को दूर करके बोला, अगर बुरा लगा तो कह देती, ऐसे रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी। आई एम सॉरी, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये बोल वो स्मृति के साइड से होकर अपना बैग लेकर रूम से बाहर चला गया। स्मृति की आंखों में हल्के आंसू आ गए। वो खुद से बोली, हमने जानबूझकर थोड़ी किया था, पर गलती तो की है। उन्हें कितना बुरा लगा होगा, अब हम क्या करें। मैन हॉल स्मृति नीचे आई तो उसे शशांक कहीं नहीं दिखा। वो मन मारकर किचन में चली गई। वो अब किसी से पूछ भी नहीं सकती थी। उसने नाश्ता बनाया, सभी ने नाश्ता किया और अपने अपने काम पर चले गए। शशांक तो कब का जा चुका था। स्मृति काफी उदास थी। ऊपर से ईवा और नोआन भी 2 दिन बाद अमेरिका जाने वाले थे। इससे वो और दुखी हो गई। स्मृति ईवा के रूम में उसका सामान जमवा रही थी। स्मृति बोली, इतनी जल्दी क्या है जाने की, कुछ वक्त और रुक जाते। ईवा स्माइल कर बोली, अरे तो हम फिर मिलेंगे ना। आप तो ऐसे दुखी हो रही है जैसे मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। वैसे आप कब आ रही हैं अमेरिका। स्मृति झूठा गुस्सा दिखाकर बोली, आप कुछ वक्त और रुकती तो हम आने का सोचते, लेकिन अब हम नहीं आएंगे। ईवा को पता था स्मृति को काफी दुख हो रहा है। वो बात बदलते हुए बोली, वैसे मैं और दादू आपके हाथों का खाना बहुत मिस करेंगे। स्मृति कुछ नहीं बोली तो ईवा उसके चेहरे को ऊपर करके देखती है। स्मृति की आंखें हल्की नम थी। ये देख ईवा का भी मन भर आया। वो स्मृति को गले लगाते हुए बोली, आप मुझे ऐसे रुलाकर अमेरिका भेजेंगी। चलो रोना बंद कीजिए, आप रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। स्मृति भरे गले से बोली, कुछ वक्त और रुक जाए ना। उसकी जिद पर ईवा क्या ही बोलती। मन तो उसका भी नहीं था जाने का, लेकिन उसका काम, उसके दादू का बिजनेस सब थे तो अमेरिका में ही तो उसे जान तो था ही। नोआन और अधम वही गेट पर खड़े उन्हें देख मुस्कुरा रहे थे। सा एम्पायर शशांक अपने केबिन में बैठा था। उसका ध्यान कहीं और था। ओरियन उसके सामने बैठा उसे ही देख रहा था। वो बोला, क्या हुआ, कहाँ खोया है। शशांक की तंद्रा टूटी। वो ओरियन को देख बोला, तो क्या कह रहा था। ओरियन पेपर वेट घुमाते हुए बोला, तुझे और अब्रम को 4 दिन बाद थाईलैंड बिजनेस ट्रिप पर जाना है, वो भी 3 महीने की। ये सुन शशांक के माथे पर आलस्य की लकीरें उभर गई। वो बोला, जाना जरूरी है क्या। ओरियन उसे घूर कर बोला, पहले तो तूने कभी ऐसे नहीं पूछा और ज्यादातर बाहर ही रहता था, तो अब जोर क्यों आ रहा है। और तेरी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जाना बहुत जरूरी है। शशांक को आज पहली बार जाने में आलस्य आ रहा था। वो बोला, वैसे तुझे एक और बात कहनी थी। कर्निश को पता चल गया है कि एंड्रिक कौन है और वो बचपन में कितने क्लोज थे। ओरियन बोला, ये तो होना ही था। क्या तुझे अब टेंशन हो रही है कि एंड्रिक इसका फायदा उठाएगा या कर्निश को नुकसान पहुंचा सकता है। शशांक ने कुछ नहीं कहा तो ओरियन बोला, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एंड्रिक कर्निश को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जहां तक मैं उसे जानता हूं। शशांक, मुझे पता है एंड्रिक ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे उस प्रणय राठौर पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो जरूर कुछ करेगा। ओरियन बोला, तू टेंशन मत ले, मैं सारा इंतजाम करके जाऊंगा जिससे किसी पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। शशांक एक आईब्रो उठाकर बोला, तू कहाँ जा रहा है। ओरियन जल्दी से बोला, सॉरी, मैं तुझे बताना भूल गया। मैं इटली जा रहा हूँ कुछ वक्त के लिए, वहां कुछ काम है जिसे पूरा करना है। ये सुन शशांक हाँ में सर हिला देता है। ओरियन उठकर बाहर आ गया। वो अपने कैबिन में आकर बैठा ही था कि अद्विक आते हुए बोला, क्या चल रहा है ब्रो। ओरियन कुछ नहीं बोला। अद्विक बैठते हुए बोला, सुन ओए, हमारे बीच डील हुई थी कि जब भी तू इटली जाएगा मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। ओरियन याद करते हुए बोला, मुझे नहीं याद ऐसा कुछ हुआ था। अद्विक उसे घूरते हुए बोला, पर मुझे याद है, समझा। ज्यादा होशियार मत बन, ठीक है, मैं भी चलूंगा तेरे साथ। ओरियन एक फाइल रीड करते हुए बोला, मैं थोड़े लंबे समय के लिए जा रहा हूं, अगर तू बोर हुआ तो वहां से आने नहीं दूंगा मैं। अद्विक खुशी से बोला, डन ब्रदर, इस बार तो पूरा इटली घूम कर ही आऊंगा। वैसे कब जा रहा है तू।
ओरियन बिना उसकी तरफ देखे बोला 3 दिन बाद। अद्वैक हैरानी से बोला और तू मुझे अब बता रहा है मुझे कितनी पैकिंग करनी है पता भी है तुझे? ओरियन अजीब नजरों से उसे देखता है, क्या उसे बताना जरूरी था? अद्वैक रुक कर बोला वैसे तुझे पता है, ईवा और नोआन दादू 2 दिन बाद अमेरिका जा रहे हैं। ओरियन के हाथ पेज पलटते पलटते रुक गए, उसे अपने दिल पर भार महसूस हुआ। अद्वैक समझते हुए बोला जानता हूं तू कुछ नहीं करेगा लेकिन तुझे ईवा को बताना चाहिए। हाँ या ना तो उस पे है, तू उसे एक बार खुद की तसल्ली के लिए ही कह दे, कब तक यूं ही अकेला रहेगा? ओरियन अपना चेहरा दूसरी तरफ करके बोला तुझे अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, निकल यहां से और अपनी पैकिंग कर। अद्वैक को पता था ओरियन कैसा है, वो इतनी आसानी से मानने नहीं वाला। वो उठकर बाहर चला गया। ओरियन ग्लास के पास आकर खड़ा हो गया, वो पूरे मुंबई को अपनी खाली आंखों से देखने लगा। शाम का वक्त अहूजा एम्पायर अब्रम के कैबिन में कर्निश अब्रम को ब्लेजर पहनाकर बोला बिल्कुल नर्वस मत होना, जो भी मन में है वो सब कह देना श्रीविका को। ये बोल वो उसके कंधे पर थपथपाता है तो अब्रम लंबी सांस लेकर हाँ में सर हिला देता है। अब्रम खुद को मिरर में देखता है, उसने ग्रे कलर का बिजनेस सूट पहना था। कर्निश बोला परफेक्ट लग रहे हो, एकदम चील रहना उसके सामने, ज्यादा नर्वस हुए तो श्रीविका आपका भरता ही बना देगी। अब्रम ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था, उसकी धकने बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा रफ्तार में थी। कर्निश आगे बोला एक जेंटलमैन की तरह उसके लिए गाड़ी का गेट खोलना, उसके लिए चेयर खींचना और प्यार से उसे देखना, वो आपके साथ कंफर्ट फील कर सके ऐसा बिहेव करना, बिल्कुल ग्रीन फ्लैग की तरह। अब्रम बीच में बोला पर लड़कियों को तो रेड फ्लैग पसंद होते हैं। कर्निश अपना सर पीट कर बोला अरे मेरे भोले अब्रम भाई, किसने कह दिया आपको कि लड़कियों को रेड फ्लैग पसंद होते हैं? जिसने भी कहा वो बहुत बड़ा पागल होगा। अब्रम कंफ्यूज होकर उसे देखता है तो कर्निश उसे वहां लगे काउच पर बैठा कर बोला मेरी बात ध्यान से सुनना, लड़कियों को रेड फ्लैग नहीं, रेड फ्लैग जैसे ग्रीन फ्लैग पसंद होते हैं, समझे? अब्रम इसका एक ही तो मतलब है। कर्निश नामे सर हिलाकर बोला नहीं, इनमें जमीन आसमान का फर्क है भाई। लड़कियों को वो पसंद है जो पूरी दुनिया के लिए रेड फ्लैग हो लेकिन उनके लिए ग्रीन गार्डन हो। वो किसी से सीधे मुंह बात ना करे लेकिन उनकी पूरे दिन सुने, जो उनके सामने सॉरी बोलते बोलते ना थके, जो उन्हें इज्जत दे, प्यार से रखे, उन्हें समझे और उनकी परवाह करे। इसीलिए आपको रेड फ्लैग नहीं बनना बल्कि आपको रेड फ्लैग जैसा ग्रीन फ्लैग बनना है। अब्रम समझते हुए हाँ में सर हिला देता है तो कर्निश बोला गुड, अब जाएं वरना लेट हो जाएंगे। अब्रम उसके बाल बिखेर कर बोला थैंक्स कर्निश। कर्निश स्माइल के साथ उसे जाने को कहता है तो अब्रम जल्दी चला गया। कर्निश हाथ जोड़ भगवान से बोला हे प्रभु मेरे अब्रम भाई की ये डेट अच्छी जाए। धूर्नी मैंशन। अब्रम अपनी कार वहां रोक और बाहर निकल श्रीविका को कॉल करता है। कॉल की 1 या 2 रिंग ही बजी कि उसे पीछे से आवाज आई। वो मुड़ा तो उसकी नजर श्रीविका पर ही अटक गई। श्रीविका ने ब्लैक ट्रम्पेट साइड ऑफ शोल्डर चोकर वन पीस पहना था। उसमें उसके शरीर की बनावट काफी उभर रही थी। उसने लाइट मेकअप किया था और बालों को खुला रखा था। उसने पैरों में हाई हील्स पहनी थी। वो कब चलते हुए अब्रम के पास आ गई, अब्रम को पता ही नहीं चला। श्रीविका को देख अब्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। श्रीविका बोली कब तक ऐसे ही घूरने का विचार है? अब्रम होश में आकर बोला पूरी जिंदगी। श्रीविका हल्का हंस दी। अब्रम भी स्माइल करते हुए कार का गेट खोलता है। श्रीविका आराम से बैठी तो अब्रम गेट बंद कर ड्राइविंग सीट पर बैठकर बोला चले। श्रीविका हाँ में सर हिला देती है तो अब्रम उसके हाथ को गियरबॉक्स पर रख उस पे अपना हाथ रख देता है। श्रीविका को हल्की शाइनेस फील हुई तो उसके गाल लाल हो गए। अब्रम उसे एक नजर देख स्माइल करते हुए कार स्टार्ट कर देता है। अग्निवंशी मैंशन। डिनर के बाद शशांक रूम में आया और बेड पर लैपटॉप लेकर बैठ काम करने लगा। कुछ देर बाद स्मृति अंदर आई। शशांक को बिजी देख वो उदास होकर वॉशरूम में चली गई। शशांक ये सब नोटिस करके मुस्कुरा दिया। स्मृति थोड़ी देर बाद वॉशरूम से बाहर आए तो शशांक अब भी वैसे ही बैठा था। स्मृति धीरे से बोली सुनिए। शशांक कुछ नहीं बोला। अब स्मृति का मन भारी हो गया, वो बेड पर जाकर लेट गई। उसने कंबल ओढ़ी और दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। शशांक ने उसे देखा तो वो अब उसे और ऐसे नहीं देख पाया। वो जल्दी जल्दी टाइपिंग करने लगा ताकि काम जल्दी हो जाए। कुछ ही सेकेंड हुए थे कि उसके कानों में स्मृति के सिसकने की आवाज आई। उसने जल्दी लैपटॉप साइड रखा और स्मृति को अपनी तरफ घुमाते हुए बोला क्या हुआ वाह? उसके शब्द अधूरे रह गए क्योंकि स्मृति का पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। स्मृति उसके गले लग सुबकते हुए बोली हमने वो जानबूझकर नहीं किया था, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। शशांक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई।
उसे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा था, वो तो बस ऐसे ही स्मृति से मस्ती कर रहा था, लेकिन स्मृति उसकी बात को इतना गंभीर लेगी उसने सोचा नहीं था। वो बोला, स्मृति प्लीज चुप हो जाओ, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। स्मृति उसके शर्ट को अपने छोटे छोटे हाथों में भरकर रोते हुए बोली, हम जानते हैं आपको बुरा लगा है, पर हम आपसे सॉरी बोलते हैं, आगे से ऐसा नहीं होगा। उसके रोने से शशांक के दिल में एक टीस उठी। वो उसे गले लगाकर बोला, वाइफी, मैं बस तुम्हारे साथ मस्ती कर रहा था, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। ये सुन स्मृति अचानक शांत हो गई। वो उससे अलग हुई और उसे देखने लगी। शशांक ने उसके लाल चेहरे को देख उसके आंसू साफ करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो स्मृति उसके हाथ को रोककर बोली, क्या कहा आपने? आप बस मजाक कर रहे थे। शशांक, हाँ मैं बस, स्मृति उठते हुए बोली, और हम पागलों की तरह सुबह से रो रहे थे कि हमने आपको हट कर दिया। एक बार भी सोचा आपने हमारे बारे में कि हम कितना परेशान हुए होंगे? खैर, इससे आपको क्या? शशांक उसके पास आते हुए बोला, आई एम सॉरी वाइफी, मुझे लगा नहीं था तुम इतना परेशान हो जाओगी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। स्मृति उस पे बरसकर बोली, कर लिया मजाक, आ गया मजा, अब रहिए खुश अपने खुरापाती दिमाग के साथ। ये बोल वो अपने आंसू पोंछ शशांक को घूरते हुए रूम से बाहर चली गई। शशांक हैरानी से गेट की तरफ देखने लगा। उसे लगा था स्मृति उसे मनाएगी, लेकिन यहाँ तो उसकी सोच से उल्टा ही हो गया। स्मृति उससे नाराज हो गई और अब उसे स्मृति को मानना पड़ेगा। वो जल्दी उठकर बाहर गया तो स्मृति उसे कहीं नहीं दिखी। वो आगे आया तो क्रियांश उसे आते हुए दिखा। वो उसे रोककर बोला, अभी स्मृति इधर आई थी ना, कहाँ है वो? क्रियांश थोड़ा चौंक गया। वो जल्दी बोला, भाभी। हाँ भाभी अभी अभी ईवा के रूम में गई है। ये सुन शशांक निराशा से अपने रूम की तरफ लौट गया। अब वो ईवा के कमरे में तो नहीं जा सकता था। क्रियांश को कुछ समझ नहीं आया, वो चुपचाप अपने रूम की तरफ चला गया। दूसरी तरफ अब्रम ने कार रोकी तो श्रीविका ने पूछा, ये कौन सी जगह है? अब्रम प्यार से बोला, अपनी आंखें बंद करो। श्रीविका को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने आंखें बंद कर ली। अब्रम बाहर आया और श्रीविका की तरफ का गेट खोल उसे बाहों में उठा लिया। श्रीविका ने अपने हाथ उसके गले पर लपेट लिए, उसकी आंखें अभी भी बंद थी। अब्रम कुछ देर चला, उसके बाद श्रीविका को उतार के बोला, अब अपनी आंखें खोलो। उसके कहे अनुसार श्रीविका ने धीरे से अपनी आंखें खोली। सामने का नजारा देख श्रीविका की नजरें वहीं ठहर गई। वो लोग अभी एक पहाड़ी पर थे जहां एक डिनर डेट टेबल लगा था। आसपास लाइटिंग थी। वो जगह अंधेरे में रोशनी से जगमगा रही थी। वहां हवा तेज थी। पूरा जगमगाता हुआ मुंबई वहां से दिख रहा था। वो व्यू एक बार कोई देख ले तो अपनी नजरें हटा ना सके, और यही हुआ श्रीविका के साथ। वो अब्रम को देखती है तो अब्रम उसके कंधों पर हाथ रख उसे साथ ले जाते हुए टेबल तक ले आया। वो चेयर खींच श्रीविका को बैठने का इशारा करता है। श्रीविका को ये सब सपने से कम नहीं लग रहा था। उसे लगा वो सपने में है और अपने प्रिंस चार्मिंग के साथ डेट पर आई है। वो चेयर पर बैठी तो अब्रम उसके सामने आकर बैठ गया। श्रीविका उसे देखने लगी। अब्रम उसे जूस सर्व करके बोला, क्या तुम अगले सरप्राइज के लिए तैयार हो? श्रीविका अपने दिल की बड़ी धड़कनों को शांत करके हाँ में सर हिला देती है तो अब्रम उसे आसमान में देखने का इशारा करता है। श्रीविका ने जैसे ही देखा तो आसमान में आतिशबाजी शुरू हो गई। इतने खूबसूरत नजारे को देख श्रीविका के चेहरे पर प्यारी मुस्कुराहट आ गई। अब्रम अपने हाथ पर सर टिकाकर उसे ही प्यार से देख रहा था। वो माहौल काफी रोमांटिक होता जा रहा था। श्रीविका की आंखें बड़ी हो गई। आसमान में आतिशबाजी से विल यू मैरी में लिखा हुआ था। उसने अब्रम की तरफ देखा तो अब्रम अपनी जगह से खड़ा हो उसके पास घुटनों के बल बैठकर अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। श्रीविका के पेट में तितलियां उड़ रही थी। वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर अब्रम के हाथ में दे देती है। अब्रम उसे बीचों बीच लेकर जाता है और कुछ देर शांति के बाद बोला, श्रीविका, जब तुम्हें पहली बार देखा था तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे तुमसे इतना प्यार हो जाएगा कि हर वक्त तुम ही मेरे दिलो दिमाग पर छा जाओगी। अब जब भी तुम्हें देखता हूं तो ऐसा लगता है कि तुम मेरी डार्कनेस जिंदगी की ब्राइटनेस लाइट बनकर आए हो। तुमसे मिलना इत्तेफाक था, लेकिन तुम पर ही ठहरना मेरा प्रेम है प्रिय। श्रीविका की आंखें नम हो गई। ये सुनने के लिए उसके कान तरस गए थे। अब्रम अपने घुटनों के बल बैठ अपना हाथ बढ़ाकर बोला, क्या तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी का हर पल बांटना चाहोगी? क्या तुम मिसेज श्रीविका अब्रम आहूजा बनना चाहोगी? और क्या तुम मेरे बच्चों की मां बनना चाहोगी? ये बोल अब्रम की धड़कनें तेज हो गई। वो श्रीविका को देखने लगा। श्रीविका मौन थी। उसे देख अब्रम की घबराहट और बढ़ गई। पर तभी श्रीविका की आंखों से आंसू बहने लगे और वो हंसते हुए बोली, इडियट, कितना टाइम लगा दिया तुमने ये कहने में। फिर वो अपना हाथ उसके हाथ में देकर बोली, हाँ
हाँ, मैं अपनी जिंदगी का हर पल तुम्हारे साथ बांटना चाहती हूँ। हाँ, मैं मिसेज श्रीविका अब्रम आहूजा बनना चाहती हूँ। फिर वो भी घुटनों पर बैठ उसके चेहरे को हाथों में भरकर उसके माथे को चूम कर बोली, हाँ मिस्टर अब्रम, मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनना चाहती हूँ। जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये सुन अब्रम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो उठकर श्रीविका को गोद में उठाकर घुमाने लगा। श्रीविका हंस दी। तभी एक सॉन्ग प्ले हुआ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूं, कहना चाहूं भी तो तुमसे क्या कहूं। अब्रम श्रीविका की कमर पर हाथ रखने को हुआ तो रुक गया। ये देख श्रीविका ने उसके हाथ खुद की कमर पर रखे और अपने दोनों हाथ उसके शोल्डर पर। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। अब्रम और श्रीविका दोनों एक दूसरे में खोए हुए डांस करने लगे। मैं अगर कहूं तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं। तारीफ ये भी तो सच है, कुछ भी नहीं तुमको पाया है तो जैसे खोया हूं। श्रीविका अब्रम के चेहरे को हाथों में भर आगे गाते हुए। तुम हुए मेहरबां तो है ये दास्तां, तुम हुए मेहरबां तो है ये दास्तां। अब तुम्हारा मेरा एक है कारवां, तुम जहां मैं वहां। अब्रम उसे ऊपर उठाकर घुमाने लगा। श्रीविका ने भी अपने हाथ फैला दिए। मैं अगर कहूं हम सफर, मेरी अप्सरा हो तुम या कोई परी। तारीफ ये भी तो सच है, कुछ भी नहीं। अब्रम ने श्रीविका को नीचे उतारा तो श्रीविका ने कहा, मेरी आंखों ने पकड़ा है तुम्हें कई बार रंगे हाथ। तुम इश्क करना तो चाहते हो मगर घबराते बहुत हो। अब्रम कुछ कहता उससे पहले श्रीविका उसके होठों पर उंगली रखकर बोली, तुम छोड़ो भी कुछ कहने को, मैं कहती हूँ मुझे कहने दो। एक तरफा प्रेम ही बेहतर है, मैं करती हूँ तुम रहने दो। ये बोल वो अपना हाथ हटाती है तो अब्रम बोला, नहीं अब ये दो तरफा है। ये बोल वो उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है। श्रीविका अपने हाथों का हार बना उसके गले में डाल देती है। वो दोनों एक दूसरे में खो गए। कुछ देर बाद उसी पहाड़ी पर एक टेंट भी था जिसे लाइट से सजाया हुआ था। अब्रम की बाहों में श्रीविका लेटी थी। अब्रम ने उसे पीछे से बाहों में पकड़ा हुआ था। श्रीविका ने उसके हाथों को पकड़ा था। उसने अब्रम का ब्लेजर पहना था जो ठंड की वजह से अब्रम ने उसे पहनाया था। वो दोनों आसमान में हो रही आतिशबाजी को देख रहे थे। दोनों आज पूर्ण थे। इतने लंबे इंतजार के बाद आज उनका प्यार पूर्ण हो ही गया था। दोनों के चेहरे पर शांति थी। सुबह का वक्त स्मृति रात को ईवा के कमरे में ही सो गई थी और शशांक उसका इंतजार करते करते रह गया। स्मृति ने आज सबके लिए जल्दी ही ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया था। वो गार्डन में दादाजी और नोआन के लिए चाय लेकर गई और वहीं बैठ गई। नोआन चाय पीते हुए बोले, तो अधम अब तुम कब अमेरिका आओगे? तुम ना सही तो कम से कम अपनी बहू और पोते को ही भेज दो। दादाजी का तो मुंह फूला हुआ था, वो कुछ नहीं बोले। नोआन सर हिलाकर बोले, अरे भाई कब तक ऐसे ही मुंह फुलाने का विचार है? स्मृति तुम ही समझाओ इसे, मैं तो थक चुका हूं। स्मृति नोआन से शिकायत करते हुए बोली, दादाजी सही तो कह रहे हैं, आप इतने जल्दी क्यों जा रहे हैं? कुछ दिन और रुक जाइए। नोआन हंसकर बोले, जैसा दादा वैसी ही पोती। अरे हम सब फिर मिलेंगे, मैं और ईवा हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे हैं। मेंशन में शशांक पूरे घर में स्मृति को ढूंढता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखी। वो थकहार कर स्टडी रूम में चला गया। उसका मुंह उतरा हुआ था। वो अंदर आया तो अंदर अद्विक पहले से था। वो कुछ काम कर रहा था। शशांक को देख वो अपनी गिटार साइड करके बोला, गुड मॉर्निंग ब्रो, क्या हुआ, मुंह ऐसा क्यों बना रखा है? शशांक आंखें छोटी करके उसे देखता है और अपनी चेयर पर आके बैठ गया। अद्वैक उसके चेहरे को ध्यान से देखकर बोला, मैंने भाभी को भी देखा था। जब वो मेरे लिए कॉफी बना रही थी तब काफी उदास थी। कुछ तो बात है भाई, तूने ही कुछ कहा होगा। शशांक हैरान था। जब भी कुछ होता था तो सबसे पहले उसे ही ब्लेम किया जाता था। वो कुछ नहीं बोला। तभी गेट खुला और स्मृति कॉफी का कप लेकर अंदर आए। उसे देख शशांक खड़ा हो गया। अद्वैक चुपचाप उन्हें देखने लगा। स्मृति ने कप वहां रखा तो शशांक बोला, स्मृति मुझे कुछ बात करनी है। स्मृति बिना उसे देखे बोली, और हमें नहीं करनी। शशांक उसका हाथ पकड़कर बोला, मेरी बात तो सुनो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मुझे क्या पता था तुम इतना सीरियस हो जाओगी। भला इसमें मेरी क्या गलती है? स्मृति अपना हाथ छुड़ाकर बोली, तो आप कहना चाहते हैं हमारी गलती है? शशांक नामे सर हिलाकर बोला, मैं ऐसा नहीं कह रहा। अद्वैक आंखें बड़ी कर कभी स्मृति को देखता तो कभी शशांक को। स्मृति, तो आप क्या कह रहे हैं? शशांक फ्रस्ट्रेट होकर तेज आवाज में बोला, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? बात को इतना ओवर क्यों ले रही हो? स्मृति हैरानी से उसे देखने लगी। अद्वैक ने अपना सर पीट लिया। स्मृति उसके तेज बोलने से सोचने लगी क्या वो ओवर कर रही है, और उसने जो किया वो ठीक था। वो बिना कुछ बोले चली गई। ओरियन गेट पर मुंह खोले अंदर का माहौल देख रहा था।
शशांक अपनी चेयर पर बैठकर सर पर हाथ रख लेता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऊपर से वो इतना तेज कैसे बोल गया। अद्वैत निराशा से बोला, अब समझ आए आखिर बात क्या है। फिर वो शशांक के सामने आकर बोला, भाई, औरत से बहस कभी मत करना, खासकर जब वो जज्बाती हो, दुखी हो, खुश हो, गुस्से में हो, भूखी हो या सांस ले रही हो। कभी नहीं, मतलब कभी भी नहीं। शशांक उसे देखने लगा जैसे वो इस बात से रिलेट कर रहा हो। अद्वैत सर हिलाते हुए मुड़ा तो ओरियन को सामने देख उसके पास आकर बोला, अब तू ही समझा इसे। ये बोल वो चला गया। ओरियन क्या समझाता उसे, जैसे वो बहुत बार फेस कर चुका हो ऐसी चीजें। वो शशांक के सामने आकर बोला, मैं समझ तो नहीं पा रहा लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करके कहता हूँ। भाभी नाराज है, उन्हें जाकर मना ले। शशांक निराश स्वर में बोला, वो बात ही नहीं कर रही। ओरियन बोला, तो तू कर जाकर। फिर वो मुस्कुरा कर बोला, वैसे एक बात कहूं, सिर झुकाकर उसकी सारी बातें सुनी जाती है, पसंदीदा स्त्री से बहस नहीं की जाती प्रिया। शशांक कुछ नहीं बोला। ओरियन उसके सामने बैठ गया। कुछ वक्त बाद दूसरी तरफ स्मृति प्रतीक के डिजाइनिंग सेक्शन रूम में थी। आरवी उसके सामने बैठी गेज करने की कोशिश कर रही थी। वो बोली, छोड़िए। स्मृति पेपर वेट टेबल पर रखकर बोली, लो छोड़ दिया। आरवी उसे पेपर वेट वापस देते हुए बोली, इसे नहीं, उदास होना छोड़िए और बताइए आखिर बात क्या है। शशांक सर से बहस हुई है ना। स्मृति आंखें बड़ी करके बोली, आपको कैसे पता। आरवी मुस्कुराकर बोली, अक्सर देखा है मैंने ये, इसीलिए तुक्का लगाया, लेकिन मेरा तुक्का तो बिल्कुल सही लगा। स्मृति ने सर झुका लिया। आरवी उसका मुंह ऊपर करके बोली, प्रियतम की बातों का बुरा नहीं माना जाता प्रिय, उन्हें सुनकर तो केवल मुस्कुराया जाता है। स्मृति उसे देखने लगी तो आरवी आगे बोली, अगर बुरा लगा है तो जाकर उनसे कह दीजिए, मन में क्यों रखना भला। कुछ देर बाद स्मृति सीढ़ियां उतर कर आ रही थी। उसकी नजर सामने गई तो शशांक भी ऊपर ही आ रहा था। स्मृति को देख शशांक वही रुक गया, स्मृति भी रुक गई। कर्निश जो स्मृति पीछे ही आ रहा था वो भी रुक गया। उसे अद्वैत से पता चला उनके झगड़े के बारे में। शशांक कुछ बोलने को हुआ तो कर्निश जल्दी उसके पास आया और उसके कान में बोला, चुपचाप खड़े रहिए और उन्हें बोलने दीजिए, पसंदीदा स्त्री से प्रेम में बहस नहीं की जाती। ये बोल वो चला गया। शशांक ने घूर कर उसे देखा, अब तो हद हो गई, जो आ रहा था वो उसे ज्ञान देके जा रहा था। वो मुड़ा और स्मृति की तरफ कदम बढ़ाकर बोला, स्मृति। स्मृति बोली, रहने दीजिए, हमने आपको माफ कर दिया है। शशांक हैरान होकर बोला, क्या सच में, इतनी जल्दी। स्मृति उसके आगे जाते हुए बोली, हाँ, अब आइए और खाना खा लीजिए, कल से आपने कुछ नहीं खाया। ये सुन शशांक उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ घुमाकर गले लगा लेता है। वो बोला, थैंक्स वाइफी। स्मृति के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। वो उसके शर्ट को अपने हाथ में भरकर बोली, आगे से ऐसा मजाक मत करिएगा प्लीज। शशांक उसके सर पर किस करके बोला, प्रॉमिस। स्मृति बोली, अब छोड़िए, कोई आ जाएगा। शशांक नामे सर हिलाकर बोला, नहीं छोड़ूंगा, भले कोई भी आए। तभी उन दोनों के कानों में किसी के गला साफ करने की आवाज आई। दोनों ने जल्दी ऊपर सीढ़ियों पर देखा तो शिव खड़े थे और वो इधर उधर देख रहे थे। शशांक ने जल्दी स्मृति को छोड़ दिया। ये महसूस कर स्मृति जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर किचन की तरफ भागी। शशांक ऑकवर्ड होकर बिना शिव की तरफ देखे फिर स्टडी रूम में चला गया। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। आज नोआन और ईवा अमेरिका जा रहे थे और इस वक्त सभी हॉल में थे, सिवाय ओरियन के। ईवा और नोआन जाने को तैयार थे। नोआन ने सब की तरफ देखा तो उनकी नजर सब के उतरे हुए चेहरों पर गई। वो मुस्कुराकर बोले, अब क्या सब ऐसे ही मुझे भेजना चाहते हो। कर्निश क्रियांश के कंधे पर अपना माथा रगड़े हुए बोला, ये गलत है नोआन दादू, आप इतनी जल्दी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। अधम कर्निश पर छड़ी से मारकर बोले, नालायक, वो इंडिया छोड़कर जा रहा है, दुनिया नहीं छोड़ रहा जो तुम ऐसे बोल रहे हो। कर्निश उनसे दूर होकर बोला, हाय दादाजी, ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रहे हो। दादाजी गुस्से से उसे घूरते हैं तो कर्निश इधर उधर देखने लगा। अद्वैत नोआन का बैग लेकर प्रतीक को देते हुए बोला, प्रतीक, इसे ले जाकर कहीं छुपा दे, ना रहेगा बैग ना जाएंगे ये लोग। ईवा हंस देती है। बाकी सब के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। अभ्रम आगे आकर बोला, अभी भी टाइम है, अगर आप नहीं जाना चाहते तो बता सकते हैं। शिव भी उन्हें रोकते हुए बोले, हाँ, अभी तो आप पूरा इंडिया घूमे ही कहा है। नोआन शिव के कंधे पर हाथ रखकर बोले, अरे अगली बार जब आऊंगा तब सब जगह घूम लूंगा, अभी जाना पड़ेगा डियर। शशांक आगे आया और नोआन के पास एक बैग रख उनसे धीरे से बोला, ये लीजिए जो आपने मांगा था, लेकिन ज्यादा मत पीना, सेहत पर असर पड़ सकता है।
ये बोल वो अपना गला साफ करता है और नोच को रब करते हुए अपनी जगह पर खड़ा हो गया। नोआन ने खुशी से उस बेग को देखा और शशांक को हाथों से थम्सअप का इशारा किया। सभी लोग उन दोनों को घूरते हैं तो नोआन सकपकाते हुए बोले ओरियन दिखाई नहीं दे रहा। प्रतीक उसके रूम की तरफ देखते हुए बोला पता नहीं भाई, सुबह से रूम में है, शायद जरूरी काम है। नोआन हाँ में सर हिला देते हैं। ईवा ऊपर की तरफ उदास नजरों से देखती है तो स्मृति उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली अगली बार आए तो थोड़े लंबे समय की छुट्टी लेकर आना प्लीज। ईवा उसके हाथ पर हाथ रखकर बोली यस माय लेडी। सभी मुस्कुरा दिए। पूजा जी नोआन के पास कुछ सामान से भरा बैग रखकर बोली ये लीजिए, ये वो सब है जो आपको काफी पसंद है। नोआन मुस्कुराकर उनके सर पर हाथ रखते हैं और बोले तुम्हारा बहुत धन्यवाद बेटा। तभी सभी के कानों में एंट्रेस से आते हुए अविनाश की आवाज आए। अविनाश बोले चलो हम वक्त पर आ ही गए, कुछ देर और की होती तो टिकट कट ही गया था। सबने उस तरफ देखा तो अविनाश के साथ श्रीविका आ रही थी। श्रीविका ने एक नजर अब्रम को देखा तो अब्रम ने एक आंख विंक कर दी। श्रीविका मुस्कुराकर नजरें झुका लेती है। अविनाश नोआन से बोले चलो अब बताए आप वापस कब आ रहे हैं। नोआन हंसकर बोले अरे जाने तो दो, फिर बताऊंगा वापस कब आना है। अधम भी उनके साथ हंस दिए। ईवा श्रीविका को शर्माते देख स्मृति की तरफ देखती है तो स्मृति समझते हुए बोली क्या हुआ श्रीविका, आपका चेहरा लाल क्यों हो रहा है। श्रीविका की आंखें बड़ी हो गई। वो झेपते हुए अपना हाथ चेहरे पर रख लेती है। अब्रम को भी हंसी आ गई। सभी श्रीविका को देखने लगे। श्रीविका जल्दी से बोली पता नहीं, ये छोड़िए और ये बताइए कि नोआन दादू आप ईवा को तो यही छोड़कर जा सकते हैं ना। नोआन से पहले ईवा श्रीविका के कान में बोली तुम बताओ पहले, दाल गली या नहीं। श्रीविका धीरे से हाँ में सर हिला लेती है तो ईवा और स्मृति के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। शशांक उन्हें देख अब्रम के कान में धीरे से बोला तो अब बताओ रिश्ता कब लेकर जाना है। अब्रम से पहले अद्विक जोर से बोला रिश्ता पर किसका। शशांक अब्रम से दूर हो गया जैसे उसका कोई हाथ ही नहीं है इन सब में। सब अचंभित होकर अब्रम और अद्विक को देखने लगे। दादाजी बोले किसका रिश्ता। अब्रम अद्विक का मुंह दबाते हुए सभी की ओर देख जबरदस्ती हंसते हुए बोला हमारा रिश्ता मतलब मेरा और अद्विक का रिश्ता। कितना अच्छा है ना, कितना प्यार है भाई जो है ये मेरा। सब अजीब सा मुंह बनाकर उनको देखने लगे। शशांक अपनी हंसी रोक धीरे से बोला हाँ काफी प्यार है। अब्रम उसे घूर अद्विक से धीरे स्वर में बोला चुप हो जा फटे गले के, धीरे नहीं बोल सकता क्या। कर्निश, क्रियांश और प्रतीक हैरानी से उन्हें देख रहे थे। कुछ देर ऐसे ही बातें करने के बाद नोआन और ईवा निकल गए। उनके साथ दादाजी और राजेश जी भी गए थे। अविनाश शिव के साथ स्टडी रूम में चले गए। पूजा जी को कुछ काम था तो वो अपने घर चली गई। स्मृति हल्का इमोशनल हो गई थी तो श्रीविका उसे शांत कराते हुए उसके रूम में ले गई। क्रियांश और कर्निश प्रतीक के साथ वीडियो गेम खेलने चले गए क्योंकि आज संडे था। अब्रम शशांक से बोला ओरियन नीचे क्यों नहीं आया। शशांक उसके रूम की तरफ देखता है। अद्वैक बोला मुझे पता है वो क्यों नहीं आया, पर अभी भी देर नहीं हुई है, उससे एक बार बात करके देखते हैं। ओरियन का रूम। ओरियन विंडो से बाहर देख रहा था तभी उसका डोर नॉक हुआ। ओरियन अपनी चेतना से निकल जाकर डोर खोलता है तो अपने सामने त्रिदेव को देख हैरान हो गया। सामने अद्वैक सबसे आगे खड़ा था, उसके पीछे अब्रम और सबसे लास्ट में शशांक अपनी पॉकेट में हाथ डाल खड़ा था। ओरियन बोला क्या मुसीबत आ गई कि तुम तीनों एक साथ हो। अद्वैक उसे साइड कर अंदर आकर उसके बेड पर फैलते हुए बोला मैं नहीं, ये मेरे साथ आए हैं। अब्रम और शशांक भी साइड होकर अंदर आ गए। अब्रम अद्वैक के बगल में लेटकर बोला इसकी तो आदत है गलतफहमी में जीने की, ये बता कि तू आज नीचे क्यों नहीं आया, ऐसी भी क्या रणनीति तैयार कर रहा था। ओरियन उन्हें देख बोला कुछ भी मतलब, और एक ऐसे फैलना बंद करो। शशांक वहां लगी स्टडी चेयर पर बैठकर पेपर वेट घूमते हुए बोला सच सच बता क्यों नहीं आया नीचे। उसकी बात सुन ओरियन इधर उधर देखते हुए बोला मैं पैकिंग कर रहा था। अद्वैक सड़ा सा फेस बनाकर बोला ज्यादा हीरो मत बन समझा, तेरी पैकिंग कल ही भाभी ने करा दी थी तो प्लीज दूसरा बहाना बना। ओरियन को याद आया तो वो अपनी बात सुधारते हुए बोला हाँ मेरा मतलब कि मैं ईवा को फेस करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था इसीलिए नीचे नहीं आया है ना, अब्रम बैठते हुए बोला। उसकी सीधी बात सुन ओरियन हैरानी से उन तीनों को देखने लगा। शशांक पेपर वेट रखकर बोला मुझे नहीं लगा था तू इतना डरपोक है। ओरियन उसे घूर कर बोला मुझे नहीं पता तुम सब क्या कह रहे हो लेकिन मैं डरपोक नहीं हूं। अद्वैक उस पे पिल्लो फेंक कर बोला साले कमीने झूठ मत बोल,
तुझसे बड़ा फुद्दू इस दुनिया में कोई नहीं है। ओरियन पिल्लो पकड़कर बोला तुम सब अब जा सकते हो। शशांक खड़ा हुआ और ओरियन को अपनी तरफ घुमाकर बोला चल जल्दी जा और ईवा को अपने मन की बात बताकर आ। ओरियन 2 कदम पीछे हट गुस्से से चिल्लाकर बोला कुछ भी बोलेगा और मैं सुनता रहूंगा। मन की बात बताने के लिए मन में कुछ होना भी चाहिए। अब्रम उसकी कॉलर पकड़कर बोला चिल्लाने की जरूरत नहीं है ओरियन, हम वो ही बोल रहे हैं जो तू सुनना नहीं चाहता। ओरियन ने घूर कर अब्रम को देखा। अद्वैक जल्दी उन्हें दूर करके बोला क्या कर रहे हो यार। अब्रम हम इसे समझाने आए हैं, मारपीट कर डराने धमकाने नहीं, आराम से बात करो। अब्रम उसकी कॉलर छोड़ उसे सही करते हुए बोला देख अगर कोई चीज तुझे रोक रही है तो तू हमसे कह सकता है। ओरियन गुस्से से बोला तुम लोगों को अब भी मेरी बात समझ नहीं आई क्या। अब शशांक को भी गुस्सा आ गया। वो पेपर वेट उठाकर उस पे फेंकने को हुआ तो अद्वैक जल्दी उसका हाथ पकड़कर बोला क्या कर रहा है भाई, इसे मारना थोड़ी है, मैंने कहा प्यार से बात करो, बार बार हाथापाई पर क्यों उतर रहे हो। शशांक ओरियन को घूर कर अद्वैक से बोला इसे एक बार में समझ कहाँ आ रही है, कोई जवाब देने की बजाय हमें ही गलत कह रहा है। फिर वो ओरियन की तरफ देख गुस्से से बोला सुन ओरियन, मैंने तुझसे बड़ा बेवकूफ और कहीं नहीं देखा। तू खुद की फीलिंग्स दबाकर महान बनना चाहता है, अगर ये तेरी सोच है तो तू बहुत बड़ा मूर्ख है। ओरियन घूमकर खड़ा हो गया। वो उनकी बातों का कोई जवाब ही नहीं दे रहा था और ये देख शशांक और अब्रम का पारा हाई हो रहा था। अद्वैक ने कुछ सोचा और सीरियस होकर कहा अब मुझे समझ आया तू ईवा को नहीं बता रहा क्योंकि वो किसी और से प्यार करती है या फिर उसका पहला प्यार कोई और है ना। ओरियन मुड़कर बोला ऐसा कुछ नहीं है। अद्वैक उसे प्रोवोक करके बोला नहीं ऐसा ही है, तू उसे अपने लेवल का नहीं समझता है ना, और सही भी है वो तेरे प्यार के लायक ही नहीं है, वो तो मैक्स जैसे लड़के के ही साथ सूट करती है। और वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ओरियन ने उसकी कॉलर पकड़ उसे मुक्का मारने को हाथ उठाया। वो उसे मारते मारते रुक गया और दांत पीसते हुए बोला अगर तूने एक शब्द और उसके लिए कहा तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा समझा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। और वो बोलते बोलते रुक गया। अद्वैक हंस दिया। अब्रम और शशांक के चेहरे पर भी गुस्से की जगह स्माइल आ गई। ओरियन ने उसका कॉलर छोड़ा तो अद्वैक बोला यही तो सुनना था भाई, ईवा तेरे लिए परफेक्ट है और तू उसके लिए, तो प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। ओरियन बेड पर बैठ सर झुकाकर बोला वो मेरे लिए परफेक्ट है लेकिन मैं उसके लिए नहीं हूं। उसकी बात सुन तीनों ने अपना सर पीट लिया। अब्रम उसका मुंह ऊपर करके बोला मेरे लाल किसने कहा ऐसा तुझसे, तू कहीं से भी कम नहीं है। ईवा भी तुझे पसंद करती है और नहीं भी करती तो भी एक बार कहने में क्या है, तू तो उसे दिल से प्यार करता है ना। ओरियन ने हाँ में सर हिलाया तो शशांक बोला तो जा जाकर बता दे। ओरियन निराशा से बोला चलो बता दिया, और उसने हाँ भी कर दिया लेकिन उसके बाद क्या, और नोआन दादू उसका हाथ ऐसे इंसान के हाथ में क्यों देंगे जिसके माँ बाप ही नहीं है। शशांक उसके बिखरे बाल सही करके बोला उसका हाथ तेरे हाथ में देना है ना कि तेरे मॉम डैड के, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू क्या है, तेरी पहचान क्या है, तेरे मॉम डैड है या नहीं। अद्वैक उस पे परफ्यूम छिड़कते हुए बोला एग्जैक्टली, वो तुझसे प्यार करती है और तू उससे, तो दुनिया बीच में कहाँ से आ गई। तेरा प्यार सच्चा है, तेरी नियत साफ है, तो और क्या चाहिए। तूने सुना होगा नियत ही नियति तय करती है। अब्रम उसे उठाते हुए बोला जा और भगवान का नाम लेकर बता दे उसे। ओरियन ने तीनों को देखा तो शशांक बोला डर मत, ज्यादा से ज्यादा वो तुझे रिजेक्ट ही करेगी या तुझे 2 थप्पड़ मार देगी, उससे बढ़कर और कुछ नहीं होने वाला समझा, तो जा। ओरियन ने घूर कर उसे देखा तो अब्रम और अद्वैक हंस दिए। अद्वैक बोला चल मैं भी चलता हूं तेरे साथ। ओरियन ने खुद को एक बार मिरर में देखा तो अब्रम बोला हाँ सही दिख रहा है, जल्दी जा वरना वो चली जाएगी। ओरियन ने उन तीनों को देखकर कहा थैंक्स मुझे समझाने के लिए। शशांक बोला अगर वो रिजेक्ट कर दे तो घर में कदम मत रखना। अब्रम पूरी जान लगा देना उसे मनाने में वरना हम तेरी जान निकाल लेंगे। ओरियन मुस्कुराकर हाँ में सर हिला देता है और अद्वैक के साथ बाहर आ जाता है। वो सीढ़ियों तक आए ही थे कि उन्हें सामने से कर्निश आते हुए दिखा। कर्निश जल्दी उनके पास आकर बोला क्या हुआ, आप दोनों कहीं जा रहे हो। अद्वैक बोला मुन्ना तू भी चलेगा साथ। कर्निश चमकती आंखों से बोला हाँ हाँ बिल्कुल गुरुजी। ओरियन बोला हम किसी भंडारे में नहीं जा रहे जो तू सबको न्योता दे रहा है। कर्निश आंखों में लाचारी लाकर ओरियन के पैर पकड़ लेता है और ऊपर देखकर बोला प्लीज ओरियन भाई मुझे भी आने दो। अद्वैक मेरे मुन्ना की शक्ल तो देख यार, सुख के पपड़ी हो गई है। तुझे पता है मैं अपने चेले के बिना कहीं नहीं जाता, प्लीज आने देना इसे भी साथ।
ओरियन टाइम देखकर बोला हाँ हाँ आ जा, अब पैर छोड़ो मेरा। अद्वैक खुशी से खड़ा होकर बोला थैंक्स ओरियन भाई, आप दोनों की जय हो। ओरियन आगे चला गया और अद्वैक कर्निश के साथ हंसते खेलते आगे बढ़ गया। इधर ओरियन के रूम में अभ्रम और शशांक बाहर आने को हुए उससे पहले गेट नॉक हुआ। अभ्रम ने गेट खोला तो एक सर्वेंट सामने खड़ा था। वो सर्वेंट पूरे आदर के साथ बोला अभ्रम सर, आपको अविनाश सर और शिव सर ने स्टडी रूम में बुलाया है। ये सुन अभ्रम को खांसी आ गई। सर्वेंट चला गया। शशांक बाहर जाते हुए बोला जा मिला अपने होने वाले ससुर जी से। ओरियन को बड़ी हिम्मत दे रहा था, उतनी हिम्मत में अपने ससुर जी से भी बात कर लेना, आई होप तू कर ले। ये बोल वो चला गया। अभ्रम ने अपने माथे पर आए ठंडे पसीने को पोंछा। शशांक अपने रूम में आया तो श्रीविका बेड पर बैठ एक बुक पढ़ रही थी। उसने जब शशांक को देखा तो वो जल्दी खड़ी हो गई। शशांक कमरे में नजर घुमाता है तो श्रीविका ने कहा वो स्मृति जी वॉशरूम में है। उसकी बात सुन शशांक ने हाँ में सर हिलाया। श्रीविका को कुछ समझ नहीं आया कि अब वो उससे और क्या है। शशांक फिर से घूम कर जाने को हुआ लेकिन फिर कुछ सोचकर उसके कदम रुक गए। श्रीविका ये देख सीधी खड़ी हो गई। शशांक 2 उंगलियों से अपने सर को रब करते हुए मुड़ा और बोला श्रीविका, मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। श्रीविका जल्दी से बोली हाँ हाँ कहिए। शशांक लंबी सांस लेकर कुछ बोलने को हुआ तो उसके शब्द ही बाहर नहीं निकले। श्रीविका उसे देखकर समझने की कोशिश करने लगी। शशांक बोला वो मुझे उस दिन, वो फिर रुक गया। लेकिन श्रीविका समझ गई। वो स्माइल के साथ पूरे आदर से बोली आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं स्मृति जी को कुछ भी नहीं बताऊंगी उस दिन के बारे में। शशांक हैरानी से उसे देखता है, फिर उसे मन में थोड़ी हंसी भी आती है। वो स्माइल करके बोला पर मुझे ये नहीं कहना था श्रीविका। श्रीविका उसे देखने लगी। शशांक सटीक तरीके से बोला अगर तुम उस बारे में स्मृति को सब कुछ बता भी देती तो भी मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन तुमने ना बताकर अपनी समझदारी और अपना बड़प्पन दिखाया है जो वाकई तारीफ के काबिल है। शशांक के मुंह से ये सुन श्रीविका को काफी अच्छा लगा। शशांक आगे बोला मैं तो बस ये कहने आया था कि उस दिन के बाद तुमसे बात नहीं हो पाई उसके लिए सॉरी। मेरी वजह से तुम्हें इतना बड़ा धक्का लगा, इसीलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि अगर तुम किसी भी प्रॉब्लम में पड़ जाओ, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आगे जाकर या कुछ भी हो, तो तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझकर सब बता सकती हो। बस ये सोचकर चलना कि मैं हर वक्त तुम्हारे पीछे एक भाई की तरह खड़ा रहूंगा। ये सुन श्रीविका की तो आंखें ही नम हो गई। वो हाँ में सर हिलाकर खुशी से बोली जी, मुझसे ये सब कहने के लिए थैंक यू सो मच भैया। भैया शब्द सुन शशांक को काफी अलग लगा। हालांकि उसके सारे भाई उसे इसी नाम से बुलाते थे, लेकिन एक लड़की के मुंह से ये सुन उसे अंदर ही अंदर काफी खुशी का आभास हो रहा था। वो अपना हाथ उठा एक बड़े भाई की तरह प्यार से उसके सर पर रखता है। श्रीविका की आंख से आंसू की एक बूंद टपक गई और वो मुस्कुराने लगी। शशांक एक बार वॉशरूम की तरफ देख अपना लैपटॉप उठाकर बाहर चला गया। श्रीविका अपनी आंखें साफ करते हुए मुस्कुराकर गेट की तरफ देखती है। आज उसका दिल गार्डन गार्डन हो गया था। इधर कार में ओरियन पैसेंजर सीट पर बैठा था और अद्वैक ड्राइव कर रहा था। कर्निश पीछे बैठा था, लेकिन उसने अपना मुंह दोनों सीटों से आगे निकाल रखा था। वो बेसब्री से बोला अरे प्लीज अब तो बताओ हम जा कहाँ रहे। अद्वैक मुस्कुरा कर पहले ओरियन को देखता है जो काफी नर्वस बैठा था और अपना एक पैर हिला रहा था। फिर वो सामने देख बोला ओरियन शांत हो जा। कर्निश उसे देखने की कोशिश करते हुए बोला क्या हुआ इन्हें, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं क्या? अद्वैक हंस कर बोला मुन्ना, डॉक्टर के पास तो नहीं जा रहे, लेकिन उसके दिल के रोग की दवा लेने जा रहे हैं। कर्निश को कुछ समझ नहीं आया। वो उत्सुकता से बोला क्या मतलब, और एक सेकंड हम एयरपोर्ट क्यों जा रहे हैं? तेरी नई भाभी को लेने, अद्वैक मुस्कुराते हुए बोला। कर्निश खुशी से चीख कर बोला क्या अद्वैक भाई, आपने अपने लिए लड़की भी ढूंढ ली और अपने शिष्य को बताया भी नहीं? ओरियन घूर कर बोला अपनी बकबक बंद क्यों नहीं कर देते कर्निश? कर्निश कुछ सोच अद्वैक से बोला अभी ईवा गई थी एयरपोर्ट। इसका मतलब अद्वैक भाई आप ईवा को पसंद करते हो? मुझे लगा था ओरियन भाई उसे पसंद करते हैं, लेकिन ठीक है वो आपके साथ भी अच्छी लगती है, मुझे तो बस भाभी चाहिए। ये सुन अद्वैक की आंखें बड़ी हो गई। उसने ओरियन की तरफ देखा तो वो जलन भावना से उसे ही देख रहा था। अद्वैक सही से बैठकर बोला मुन्ना क्यों चाहता है कि तेरा गुरु इस दुनिया को छोड़ परमात्मा की शरण में चला जाए? कर्निश ओरियन को देख कुछ समझने की कोशिश करने लगा, तभी उसकी आंखें चमक उठी। वो ओरियन को पीछे से गले लगाते हुए बोला ओ ओरियन भाई, आपको नहीं पता आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी प्रदान की है। ओरियन उसे दूर करते हुए बोला क्या कर रहा है पागल, दूर रह।
कर्निश उसके गाल पर किस करके दूर हो गया और नाचने लगा। ओरियन अपना गाल जल्दी रुमाल से साफ करते हुए बोला, दिमाग खराब है क्या तेरा? अद्विक हंसते हुए बोला, बेचारे, ओरियन ने अपना गाल ईवा के लिए बचाया था और तूने अपनी छाप छोड़ दी। कर्निश को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो तो खुशी से पागल हुए जा रहा था। अद्विक ने सामने देखा तो एक कार उनके सामने आ गई। वो जल्दी कार को घुमाकर ओवरटेक करता है। तीनों के प्राण मुंह में आ गए थे। अद्विक ने मिरर से पीछे देखा और चेन की सांस ली। वो बच गए थे। कर्निश लुढ़कते हुए बोला, क्या कर रहे हो सर जी? हम भाभी को लेने जा रहे हैं। अगर आप ऐसे चलाएंगे तो लोग हमें लेने आएंगे। ओरियन भी घूर कर बोला, मुझे लग रहा है तू एयरपोर्ट पहुंचाए या ना पहुंचाए, भगवान के पास जरूर पहुंचा देगा। अद्विक लंबी लंबी सांसें लेकर हंसते हुए बोला, पागल हो क्या? भरोसा रखो मुझ पे। ओरियन, तुझे है खुद पर भरोसा? अद्विक घबराहट के मारे हंसने लगा। इधर जिस कार को अद्विक ने ओवरटेक किया था वो कार एंड्रिक की थी। वो उनकी कार देख मन में बोला, ये अग्निवंशी हर जगह मेरे सामने आकर ऐसे क्यों चौंका देते हैं। युआन अपने दिल पर हाथ रखकर बोला, अभी मुझे कृष्ण लला अपनी आंखों के सामने नजर आ ही गए थे। तभी ड्राइवर ने जल्दी ब्रेक लगाया। एंड्रिक ने तो खुद को संभाल लिया लेकिन युआन का सर फूट गया। वो झल्लाते हुए बोला, क्यों अंकल जी, कोई पिछले जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हो क्या? एंड्रिक कड़क आवाज में बोला, क्या हुआ? ड्राइवर घबराकर बोला, अचानक कोई सामने आ गया था तो उसे ना लगे इसीलिए अचानक ब्रेक लगाया, लेकिन शायद वो घिर गया है। एंड्रिक कोई जवाब देता उससे पहले एक लड़की ने उसकी विंडो पर नॉक किया। एंड्रिक ने उसे देखा तो वो एक पल उसे देखता ही रह गया। सामने एक लड़की जिसने येलो कलर का पंजाबी सूट पहना था, बाल लंबे थे और खुले थे, माथे पर छोटी बिंदी, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं। वो दिखने में काफी सुंदर लग रही थी और चेहरे पर एक तेज था। उसने एक हाथ में वॉच और दूसरे हाथ में येलो चूड़ियां पहन रखी थी। एंड्रिक का ध्यान टूटा क्योंकि वो लड़की कुछ बोल रही थी। एंड्रिक ने अपनी विंडो नीचे की तो उस लड़की की तेज तरार आवाज उसके कानों में गई। वो लड़की, बाहर आ, आप किते दे राजा महाराजा हो, एकता गलती कर दे ऊपर से मैनू ही घूर घूर के देख दें। एंड्रिक के कान में तोते उड़ गए। वो कान पर हाथ रख बाहर आया। युआन भी जल्दी बाहर आया। एंड्रिक बाहर आया तो वो लड़की उससे पीछे हट गई। वो अपने दोनों हाथ कमर पर रख अपना चेहरा ऊपर कर उसे घूर के देखती है। वो एंड्रिक से हाइट में काफी छोटी थी। आसान शब्दों में वो उसके सीने तक ही आ रही थी। एंड्रिक सामने देखता है जहां सड़क पर स्कूटी घिरी थी और एक लड़की उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। एंड्रिक ने युआन को इशारा किया तो युआन जल्दी उस लड़की की मदद करने गया। एंड्रिक अपने सामने खड़ी टिंगू सी लड़की को देखता है और बोला, देखो हमारी गलती नहीं थी, फिर भी मैं माफी मांगता हूँ। वो लड़की बरसते हुए बोली कि गल कर दी, त्योड़ा दिमाग त्योड़ी घुटनों विच फंसा है कि आंखें फाड़ के वेखो तब आपनु पता लगेगा कि किस दी गलती है। एंड्रिक अपने कान पर हाथ रखकर बोलो, थोड़ा धीर नहीं बोल सकती क्या? वो उसे उंगली दिखाकर उसके पास आते हुए बोली, पंजाब दी कुड़ी हाँ मैं समझे, सानू नरम बोलना और किसी ते डरना ना सिखाया, त्योड़े कान के तोते उड़ा देने हैं मैनू। एंड्रिक पीछे जाते हुए अपनी कार से सट गया। वो इतनी सी लड़की उस पे भारी पड़ रही थी। वो लड़की उसके एकदम पास आई और बोली, करने का बतरा नाम है साड़ा, पंजाब की सिखनी हाँ मैं तेनू छोड़ागी ना। एंड्रिक की आंखें छोटी हो गई। वो उसकी उंगली नीचे कर अपने कदम आगे बढ़ाता है। करने का पीछे हटने लगी। एंड्रिक उस पे झुका तो वो भी पीछे झुकी। एंड्रिक उसके माथे पर उंगली रखकर बोला, मेरा मतलब मैंने पहले ही कहा है, मैं गलती मान रहा हूँ, तो तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही जो जैसे तुम्हारा दिमाग घुटनों में हो। करने का सीधी खड़ी हो उसका हाथ हटाकर बोली कि क्या फिर से दसना। वो आगे कुछ और बोलती उससे पहले वो लड़की जो स्कूटी उठा रही थी वो कर्णिका को पीछे कर एंड्रिक से झुककर माफी मांगते हुए बोली, सॉरी सर, गलती मेरी थी, मुझे ध्यान नहीं था और मैं आपकी गाड़ी के सामने अपनी स्कूटी ले आई, और थैंक्स समय पर कार रोकने के लिए, इसकी तरफ से भी मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ये मुफ्त है, कुछ भी बोल देती है, यहाँ नई आई है ना, इसीलिए मुझे माफ कर दीजिए। एंड्रिक कुछ बोलता उससे पहले कर्णिका बोली, तुसी की कही रहे हो पूर्वा, यहाँ उन्हा दा कसूर सी सादा नहीं। पूर्वा उसे चुप कराकर बोली, चुप कर जा पागल, गलती हमारी थी, अकल की अंधी। कर्णिका मुंह बनाकर चुप हो गई। एंड्रिक उसे देख पूर्वा से बोला, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, गलती दोनों तरफ से हुई है, आपका जितना भी नुकसान हुआ है मेरा असिस्टेंट उसे ठीक कर देगा। पूर्वा जल्दी बोली, नहीं नहीं सर, इसकी जरूरत नहीं है। एंड्रिक बोला, इसकी जरूरत है। उसके सीधे बोलने पर पूर्वा कुछ बोल ही नहीं पाए।
एंड्रिक कार में बैठने से पहले एक नज़र कर्णिका को देखता है जो दूसरी तरफ देखते हुए मुंह फूला कर खड़ी थी और अपने दुपट्टे को उंगली में लपेट रही थी। एंड्रिक कार में बैठ गया। युआन उन दोनों को ग्रीट कर पूर्वा को देखता है और दूसरी तरफ जाकर बैठ गया। वो वहां से चले गए। पूर्वा कर्णिका के सर पर टपली मारती है। अग्निवंशी मैंशन अब्रम, शिव और अविनाश के सामने खड़ा था और दोनों उसे घूर रहे थे। अब्रम का शरीर ठंडा पड़ गया था जैसे उसका वाइवा हो रहा हो। अविनाश सटीक पूछते हुए बोले, तुम और श्रीविका कब से साथ हो? अब्रम थूक गटकते हुए बोला, क्या मैं वो? शिव बोले, जवाब दो अब्रम, कल ही अविनाश को इस सब के बारे में पता चला। क्या तुम श्रीविका को पसंद करते हो? अब्रम हैरान था, उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने हाँ में सर हिलाया तो अविनाश खड़े हुए और गुस्से से उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगे। अब्रम एक कदम भी पीछे नहीं हुआ, वो अपनी पूरी जान लगाकर वहीं खड़ा रहा। अविनाश ने हाथ उठाया तो अब्रम ने अपनी आंखें बंद कर ली, पर उसे वो हाथ अपने कंधे पर महसूस हुआ। उसने जल्दी आंखें खोली तो अविनाश उसके कंधे को थपथपा कर बोले, अरे डर क्यों रहे हो बेटा? मैं मारने थोड़ वाला हूँ, टॉक्सिक दिखता हूँ लेकिन हूँ थोड़ी। अब्रम हैरानी से उन्हें देख शिव को देखता है। शिव हंस रहे थे। ये हो क्या रहा था? अविनाश अपनी जगह पर बैठकर बोले, मुझे शिव ने बताया तुम्हारे बारे में कि तुम कितने समझदार और संस्कारी हो, और जितना मैं तुम्हें जान पाया हूं उस हिसाब से तुम श्रीविका के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। अब्रम के चेहरे पर खुशी टपक रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अविनाश इतने जल्दी मान गए। शिव उठकर उसके पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, तुम्हें मैं बचपन से जानता हूं अब्रम। मैंने तुम्हें हमेशा अपने बेटे की तरह समझा है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम श्रीविका को हमेशा खुश रखो। अब्रम उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, ट्रस्ट मी अंकल, मैं हमेशा श्रीविका खुश रखूंगा। अविनाश बोले, तो ठीक है, तुम जल्दी अपने माता पिता को बुला लो, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। अब्रम ये सुन निराशा से बोला, वो आए या ना आए उसने कोई फर्क नहीं पड़ता अंकल, मेरे लिए यही मेरा घर है, तो क्या उन्हें बिना बुलाए ये काम नहीं हो सकता? अविनाश हैरानी से उसे देखने लगे। शिव बोले, मैं जानता हूं अब्रम कि तुम क्यों नहीं चाहते कि वो आए, लेकिन अगर उनके बिना तुम ये शादी करते हो तो ये उनका अपमान होगा, ये तुम्हें शोभा नहीं देता, उनसे बात करना जरूरी है। अब्रम कुछ सोच हाँ में सर हिला देता है तो शिव उसे गले लगा देते हैं। अविनाश बोले, देखो मैंने अपनी बेटी को बहुत लाड़ से पाला है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम कभी उसकी आंखों में आंसू ना आने दो। अब्रम स्माइल करके बोला, आपने ये रिश्ता स्वीकार करके मुझे दुनिया की सारी खुशियां दी है। मैं आपसे वादा करता हूं आज से श्रीविका के सारे दुख मेरे और मेरे सारे सुख श्रीविका के होंगे। मैं कभी उसे दुखी नहीं होने दूंगा। वो हर कारण उससे दूर रखूंगा जो उसे दुखी होने की वजह देंगे। उसकी बातें सुन शिव और अविनाश मुस्कुरा दिए। अब्रम उन्हें ग्रीट कर बाहर आया तो देखा क्रियांश और प्रतीक दरवाजे पर कान लगाकर खड़े थे। अब्रम को देख वो उस पे झपटते हुए बोले, क्या हुआ, आपको क्यों बुलाया था अंदर? उन दोनों के एक साथ पूछने पर अब्रम बोला, मुझे लगा जिस तरीके से तुम दोनों कान लगाकर सुन रहे थे, तुमने सब कुछ सुन लिया होगा। प्रतीक बोला, अरे बताइए ना भाई क्या हुआ? क्रियांश भी उसका हाथ पकड़कर बोला, प्लीज भाई जल्दी बोलिए क्या हुआ। अब्रम उनकी बातें सुन मुस्कुराया। उसकी नजर मैनहॉल में बैठे शशांक पर गई जो कॉफी पीते हुए लैपटॉप पर ऑफिस वर्क कर रहा था। क्रियांश शशांक की ओर देखकर बोला, शशांक भाई ने कहा कि आप अपने रिश्ते की बात करने अंदर गए हो, इसीलिए अब हमें जानना है कि अंदर क्या हुआ। प्रतीक भी हाँ में सर हिला देता है। अब्रम को अब समझ आया कि ये दोनों इतने बावले क्यों हो रहे हैं। वो शशांक की तरफ कदम बढ़ा देता है। वो दोनों भी उसकी पूंछ की तरह उसके पीछे पीछे चल दिए। गाड़ी सीधा एयरपोर्ट के बाहर रुकी। तीनों भागते हुए अंदर एंटर हुए। दादाजी और राजेश जी उन्हें बाहर आते हुए दिखे। दादाजी उन तीनों को देख हैरानी से बोले, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? भाग तो ऐसे रहे हैं जैसे प्लेन हाईजैक करेंगे। ओरियन और अद्विक उनसे आगे चले गए। राजेश जी कर्निश का हाथ पकड़ रोकते हुए बोले, क्या हो गया, एयरपोर्ट पर ऐसे क्यों भाग रहे हो? कर्निश जल्दी बोला, अरे मैं घर आकर बताता हूँ, अभी मुझे जाने दीजिए वरना अच्छा खासा सीन मिस हो जाएगा। ये बोल वो बिना कुछ सुने उन दोनों के पीछे भाग गया। दादाजी नासमझी में सर हिला देते और राजेश जी के साथ आगे बढ़ गए। वो तीनों चेकिंग एरिया में आए जहां पुलिस खड़ी थी। वो ऑफिसर कुछ बोलते उससे पहले कर्निश आ गया। उनका हाथ पकड़ और इमोशनल होने की एक्टिंग करते हुए बोला, प्लीज सर हमें अंदर जाने दीजिए, किसी की खुशहाल जिंदगी का सवाल है, दो दिलों को मिलने से मत रोकिए। वो ऑफिसर अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, अरे आप जा सकते हैं, मिस्टर अग्निवंशी ने पहले ही इन्फॉर्मल करके फ्लाइट लेट करवाई है।
ये सुन ओरियन और अद्विक के चेहरे पर सुकून भरी स्माइल आ गई। ओरियन उन्हें ग्रीट कर आगे चला गया। कर्निश सड़ा सा मुंह बनाकर बोला, क्या यार, ये भाई भी ना, मुझे लगा अच्छा खासा मेलोड्रामा करूंगा, थोड़ा फिल्मी सीन होगा, लेकिन भाई ने सब पर पानी फेर दिया। अद्विक हंसते हुए उसे अपने साथ ले गया। ओरियन के कदम भागते हुए रुक गए। उसके सामने ईवा पानी की बोतल लिए आ रही थी। ओरियन को देख वो हैरान हो गई। उसे अंदर से अलग ही खुशी महसूस हुई। सुबह ओरियन को ना देखकर उसका मूड काफी ऑफ था, लेकिन अब वो काफी अच्छा महसूस कर रही थी। पर वो यहाँ आया क्यों? ओरियन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके पीछे कर्निश और अद्विक भी आ गए। ईवा को देख वो अपनी जगह पर ही रुक गए। कर्निश आसपास लोगों को देखते हुए बोला, ओरियन भाई सबके सामने कहने वाले हैं क्या? मेरा मतलब लोग क्या सोचेंगे? अद्विक बोला, लोग क्या सोचेंगे वो बाद में, पहले मेरा तो सोचना बंद करवाओ। ओरियन ईवा के पास आकर कुछ बोलता उससे पहले ईवा बोली, आप यहाँ? ओरियन जल्दी से बोला, विल यू मैरी मी ईवा? ईवा की आंखें बड़ी हो गई। क्या उसने कुछ गलत सुन लिया था? वो कुछ बोलती उससे पहले ओरियन उसका हाथ पकड़कर बोला, मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ। मैं तो इतना फट्टू हूँ कि आपसे मिलने में भी घबरा रहा था। कहने की हिम्मत ही नहीं थी कि जब मैंने आपको पहली बार देखा उसी दिन से मैं आपसे प्यार करने लगा। मुझे पता है आप मना कर देंगी, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आई लव यू ईवा, आई लव यू सो मच। क्या आप अपने पास्ट को भूलकर मुझे एक मौका देना चाहोगी? मैं आपसे वादा करता हूँ मैं कभी आपको अपने फैसले पर पछतावा नहीं होने दूंगा। ये बोल वो ईवा को देखने लगा। उसके पास और शब्द नहीं थे अपने प्यार की गहराई बताने के, अपने प्यार को साबित करने के लिए। ईवा उसे बिना भाव के देख रही थी। क्या उसे ये रिस्क लेना चाहिए? क्या अपने पास्ट को भूल ओरियन के साथ आगे बढ़ना चाहिए? वो फिर से टूट गई तो? अगर ऐसा हुआ तो वो अब की बार खुद को नहीं जोड़ पाएगी। सबकी धकने तेज थी। कर्निश ने अद्विक का हाथ काफी मजबूती से पकड़ा था और वो दोनों ईवा को देख रहे थे। ओरियन के दिल की धड़कनें धड़कना ही बंद कर चुकी थी। ईवा अपना हाथ छुड़ाकर 2 कदम पीछे हटकर बोली, अगर आपने मुझे धोखा दिया, मुझे बीच राह अकेले छोड़ा या मुझसे मन भर गया, तब क्या होगा? अगर मैं हाँ करती हूँ तो इसका क्या भरोसा कि आप जिंदगी भर मेरे साथ रहेंगे? इंसान एक गलती फिर से करे तो वो मूर्ख कहलाता है, और मैं फिर से इडियट नहीं बनना चाहती। ओरियन अपने घुटनों पर बैठकर बोला, हाँ मैं आपका साथ छोड़ूंगा, लेकिन तब जब मैं अपना सर आपकी गोद में रखकर मेरी आखिरी सांस लूंगा। तुम्हें धोखा देना ये मेरे मरने के बाद भी संभव नहीं है, और मेरा मन हमेशा खाली रहेगा तो भरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इंसान फिर वही गलती करने पर मूर्ख कहलाता है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको गलत कभी महसूस नहीं होने दूं। एक मौका दीजिए, मैं आपको कभी दुखी नहीं होने दूंगा, प्लीज ईवा। ईवा की आंखों से आंसू झलक आए। उसने सोचा था कि वो अब कोई गलती नहीं करेगी, लेकिन आज उसका दिल उससे बगावत कर रहा था। वो अपने घुटनों के बल बैठ ओरियन को गले लगा लेती है और रोने लगी। ओरियन ने भी उसको कसकर पकड़ लिया। अद्विक और कर्निश ने एक दूसरे को खुशी के मारे गले लगा लिया और उछलने लगे। नोआन दूर से उन्हें देख रहे थे। उनकी आंखें भी नम थी। उन्होंने खुशी से फोटो लिया और अपने दोस्त अधम को भेज दिया। वो अपनी आंखें साफ करते हुए चले गए। ओरियन और ईवा गले लगे हुए ही थे कि प्लेन टेक ऑफ होने की अनाउंसमेंट हुई। ईवा उससे दूर हुई और वो दोनों खड़े हुए। ईवा बोली, अभी के लिए बाय, हम फिर जल्द मिलेंगे मिस्टर एग्निवंशी। ओरियन ने उसके हाथ पर किस करके कहा, थैंक्स ईवा। ईवा ने आगे बढ़कर ओरियन के होंठ पर अपने होंठ रख दिए। अद्विक ने जल्दी कर्निश की आंखें बंद की ओर घूम गया। कर्निश उसका हाथ हटाते हुए बोला, क्या कर रहे हो भाई, कहानी का मैन पार्ट तो अब आया है। अद्विक मना करते हुए बोला, तुझे शर्म नहीं आती क्या साले, चुपचाप खड़ा रहे। कर्निश फिर भी देखने की कोशिश करने लगा। इधर एक लंबी किस के बाद ईवा ओरियन से दूर हुई और शर्माते हुए जाने लगी। ओरियन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मुझे इंतजार रहेगा। ईवा मुस्कुराते हुए चली गई और ओरियन उसे जाते हुए प्यार से देखता रहा। अद्वैक उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, ओ एयरपोर्ट के आशिक, चली गई तेरी आशिकी प्लेन में, अब हमें भी चलना है। ओरियन होश में आकर बोला, हमें आज रात ही इटली के लिए निकलना है। अद्वैक झल्लाते हुए बोला, क्या कहा तूने, हम कल जाने वाले थे ना। कर्निश आगे चलते हुए बोला, बेचारे अद्वैक भाई, इन्हें मिलाते मिलाते अपनी वाली से मिलना भूल गए। अग्निवंशी मेंशन अब्रम ने शशांक से कहा, अविनाश अंकल ने मुझे मेरे मॉम डैड को बुलाने के लिए कहा है। शशांक बेफिक्री से बोला, हाँ तो बुला ले। अब्रम गुस्से से, तू जानता है मैं उन्हें हरगिज नहीं बुलाऊंगा। शशांक ने उसे देखा, और तो फिर तू भागने की सोच रहा है। प्रतीक और क्रियांश दोनों उन्हें देख रहे थे।
रात का वक्त। ओरियन और अद्विक की 3 घंटे बाद की फ्लाइट थी। अद्विक का तो मुंह ही बना था, लेकिन क्या करे, उसे जाना तो था। वो घर में इधर उधर भागते हुए अपना फोन ढूंढ रहा था। कर्निश उसका चार्जर और स्मृति उसका लैपटॉप ढूंढ रहे थे। ओरियन और अब्रम निराशा से स्मृति और कर्निश देख रहे थे। क्रियांश एप्पल खाते हुए बोला, ये अद्विक भाई कभी अपना काम सही से नहीं करते, भाभी खामेखा परेशान हो रही है। अद्विक दूर से उसे आवाज देते हुए बोला, क्रियांश तूने मेरे बैग में देखा या नहीं? क्रियांश रूम की तरफ भागते हुए बोला, रुकिए भाई, देखने ही जा रहा हूं। प्रतीक अद्विक के सूटकेस को जमा रहा था। स्मृति ने जल्दी उसका लैपटॉप लाकर दिया और कर्निश ने चार्जर। स्मृति ने भी प्रतीक की हेल्प की। वो तीनों बाहर आए तो देखा अद्विक को उसका फोन अभी तक नहीं मिला था। वो भी अब उसका फोन ढूंढने लगे। प्रतीक भाई, आपकी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो फिर क्यों आप अपना फोन साइलेंट रखते हो? एग्जैक्टली, कर्निश ने थक कर बैठते हुए बोला। ओरियन आते हुए बोला, तो एक बार अपनी पॉकेट में क्यों चेक नहीं कर लेता? अद्विक ने जल्दी पॉकेट में हाथ डाला तो फोन उसकी जेब में ही था। ये महसूस कर वो अपने दांत दिखा देता है। स्मृति, कर्निश और प्रतीक उसे घूरने लगे। एक सर्वेंट आया और स्मृति से बोला, मैम आपको सर ने बुलाया है। स्मृति हाँ में सर हिलाकर चली गई। स्मृति रूम में आए तो रूम में अंधेरा था। शशांक उसे कहीं भी नहीं दिखा। वो बोली, सुनिए। तभी अचानक शशांक ने उसे पीछे से अपने बाहों में भर लिया। स्मृति घबरा गई। वो बोली, ऐसे कौन डराता है? शशांक उसके बालों की खुशबू लेते हुए बोला, तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है क्या? स्मृति मुस्कुराकर बोली, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तुम मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, हर वक्त दूर भागती रहती हो। उसकी शिकायतें सुन स्मृति हंस दी। वो पलटकर शशांक के चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोली, अच्छा तो बताइए, क्या सजा देंगे आप मुझे? शशांक की आंखें चमक गई। उसने स्मृति की कमर में हाथ डाला और उसे खुद से चिपका लिया। स्मृति को कुछ समझ आता उससे पहले शशांक ने उसे गोद में उठा लिया। स्मृति चौंक के बोली, क्या कर रहे हैं आप? शशांक उसे बेड पर सुलाते हुए बोला, वाई आर यू सो इनोसेंट वाइफी? स्मृति अंधेरे में उसे देखने की कोशिश करने लगी। शशांक उसके दोनों तरफ हाथ टिकाकर बोला, फ्रॉम नाउ टिल मॉर्निंग ऑल योर टाइम इज माइन। ये बोल उसने अपने होंठ स्मृति के नर्म होंठ पर रख दिए। दूसरी तरफ अद्विक आरवी के घर की गली के बाहर खड़ा था। वो बार बार आरवी का फोन ट्राई कर रहा था, लेकिन आरवी फोन नहीं उठा रही थी। अब उसने डिसाइड किया कि अगर अब आरवी ने फोन नहीं उठाया तो वो उसके घर चला जाएगा। फिर से फोन लगाने पर कुछ ही देर में आरवी फोन उठाकर बोली, मैं तुम्हें कल कॉल करती हूँ। अद्विक जल्दी बोला, आरवी क्या हुआ? मेरे पास कल तक का टाइम नहीं है, मुझे तुमसे बात करनी है। आरवी, मैं कल बात करती हूँ, अभी मुझे कुछ काम है, बाय। अद्विक जल्दी बोला, लेकिन कल तो मैं। आगे वो कुछ बोलता उससे पहले फोन कट चुका था। उसने निराशा से फोन जेब में रखा और कुछ देर तक उस गली को देखता रहा। तभी उसका फोन फिर बजा। उसने खुशी से स्क्रीन पर देखा तो उसकी खुशी गायब हो गई। फोन ओरियन का था। उसने फोन उठाया तो सामने से ओरियन के चिल्लाने की आवाज आई, जो बोल रहा था, कमीने, कहाँ है तू? फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मैं तुझे छोड़ के चला जाऊंगा, समझा? अद्विक फोन अपने कान से दूर करके बोला, तू धीरे बोलेगा तो भी मैं सुन लूंगा यार, आ रहा हूं। ये बोल उसने फोन रखा और एक बार गली की तरफ देख कार में बैठ गया। सुबह का वक्त, शशांक स्मृति का रूम। स्मृति ने आंखें खोली तो उसके सामने शांत और हैंडसम हंक उसके पति देव सोए हुए थे। स्मृति ने प्यार से उसके चेहरे को छुआ तो उसे कल की रात याद आई। उसके चेहरे पर शाइनेस टपकने लगी। वो दोनों एक कंबल में सोए हुए थे। स्मृति शशांक के चेहरे पर अपने हाथ चलाने लगी। शशांक नींद में उसे और कस के पकड़कर सो गया। स्मृति के चेहरे पर शरारत के भाव आ गए। उसने हल्का उठ शशांक के कान पर बाइट कर दिया। शशांक उसे और कसते हुए बोला, ना बीवी ना, तुमसे ना हो पाएगा। ये काम सिर्फ मैं ही अच्छा करता हूं। ये सुन स्मृति की आंखें बड़ी हो गई। शशांक ने अपनी आंखें खोली और स्मृति के कान पर बाइट कर उसके नेक पर भी बाइट करता है। स्मृति उसे दूर करते हुए बोली, क्या कर रहे हैं, चलिए छोड़िए हमें। शशांक मना करते हुए उसे कस के पकड़ लेता है। वो उसके गले में अपने चेहरे को छुपाते हुए बोला, वाइफी, मुझे कुछ बताना था तुम्हें। स्मृति उसके बालों में हाथ फेरते हुए, हम बताइए। शशांक, मुझे कल एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है, थाईलैंड। स्मृति, ठीक है, लेकिन वापस कब आएंगे? शशांक कुछ देर रुक कर बोला, 3 महीने बाद। स्मृति के हाथ रुक गए। शशांक को पता था कि यही होगा। स्मृति को यह सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा।
कुछ देर बाद स्मृति मिरर के सामने तैयार हो रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, ऊपर से मुरझा हुआ और लग रहा था। शशांक उसे पीछे से गले लगा कर बोला, वाइफी, मैं कह रहा हूं ना, मैं जल्दी आने की पूरी कोशिश करूंगा। जाना जरूरी है, वरना तुम्हें क्या लगता है मैं कभी अपनी स्मृति को छोड़कर जाऊंगा? स्मृति कुछ नहीं बोली, वो वैसे ही खड़ी रही। शशांक उसे अपनी तरफ घुमाकर बोला, देखो, तुम्हें अगर कुछ भी चाहिए तो मुझसे कहकर देखो, तुम्हारा आदेश सर आंखों पर। स्मृति अपनी झुकी पलकें उठाकर बोली, पक्का? शशांक खुशी से बोला, हाँ बिल्कुल, तुम कहकर तो देखो। तो मत जाए, स्मृति ने सपाट लहजे में कहा। शशांक की खुशी गायब हो गई। वो निराशा से बोला, स्मृति प्लीज समझने। वो कुछ और बोलता उससे पहले स्मृति उससे दूर होकर बोली, नहीं कर सकते हैं ना, तो फिर अब हमें मनाना छोड़िए। हमें इस बात से बुरा नहीं लगा कि आप जा रहे हैं या कितने वक्त के लिए जा रहे हैं। हमें बुरा लगा क्योंकि आप हमें अब बता रहे हैं जाने के एक दिन पहले। शशांक फिर कुछ बोलने को हुआ तो स्मृति उसके पैर पे पैर रख गुस्से से बाहर चली गई। शशांक लड़खड़ाते हुए वहीं बैठ गया और अपने पैर को सहलाते हुए बोला, मुझे लगा ही था। मैं चाहूं तो अभी ट्रिप कैंसिल कर दूं वाइफी, लेकिन कुछ जानने के लिए जाना ही होगा। कुछ देर बाद दादाजी और शिव मंदिर गए थे। स्मृति हॉल में क्रियांश के साथ बैठी थी। क्रियांश उसे अपने फोन में कुछ ना कुछ दिखा रहा था, लेकिन स्मृति का ध्यान तो कहीं और था। क्रियांश बोला, क्या हुआ भाभी? स्मृति बोली, क्या आपको पता है आपके भैया 3 महीने की बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं? क्रियांश हाँ में सर हिलाकर बोला, हाँ, शशांक भाई और अब्रम भाई दोनों साथ जा रहे हैं। स्मृति को काफी गुस्सा आया, मतलब सबको पता है, बस उसे ही नहीं पता था। तभी अब्रम वहां आया और सोफे पर बैठकर बोला, गुड मॉर्निंग भाभी। स्मृति स्माइल के साथ गुड मॉर्निंग बोलती है। शशांक भी वहां आकर बैठ गया। उसे देख स्मृति अपना मुंह फेर लेती है। अब्रम उन्हें देख बोला, माहौल कुछ गर्म गर्म सा हो गया नहीं क्रियांश, चल हम कहीं और चलते हैं। क्रियांश को भी समझ आ गया कि अब्रम क्या कह रहा है। वो दोनों उठते उससे पहले स्मृति अब्रम से प्यार से बोली, अब्रम भैया आप भी बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं ना? अब्रम मुस्कुराह कर बोला, हाँ भाभी। स्मृति, आपने श्रीविका को बताया? नहीं भाभी, लेकिन मैं उसे बताने ही वाला था, अब्रम ने नासमझी में जवाब दिया। शशांक ने अपना सर पीट लिया। स्मृति गुस्से से बोली, तो बताना भी मत, हम नहीं चाहते उसे भी हमारी तरह बुरा लगे। ये बोल वो उठकर चली गई। अब्रम हैरानी से शशांक को देखने लगा। शशांक सर झुकाकर बैठा था। अब्रम, भाभी इतनी शांत है फिर भी तेरा ये हाल है, सोच मेरा क्या होगा। मैं तो सोच भी नहीं पा रहा, क्रियांश हंसते हुए बोला। अब्रम और शशांक उसे घूरते हैं तो वो चुप हो गया। कुछ देर बाद आरवी आई तो उसे पता चला कि अद्विक लंबे समय के लिए इटली गया है, तो इसलिए वो उसे बुला रहा था। आरवी को काफी बुरा लगा, लेकिन वो आती भी कैसे, वो खुद एक मुसीबत में फंसी थी। अब उसका मन काफी भारी हो गया था। पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। शशांक स्मृति को मनाने में कामयाब रहा। अब्रम ने भी बड़ी मुश्किल से श्रीविका को मनाया था। जल्दी आने का बोल वो दोनों चले गए थे सुबह अपने प्राइवेट जेट से। देखते ही देखते 4 महीने बीत गए। शशांक और अब्रम को काम ज्यादा होने की वजह से वहां और रुकना पड़ा। ओरियन और अद्विक का तो पहले ही तय था लंबे समय के लिए जाना, इसीलिए वो कब आए इसका किसी को नहीं पता था। पूरा मेंशन काफी सुना सुना था। स्मृति को कभी कभी शशांक का फोन आता तो वो उससे काफी शिकायतें करती और उसे जल्दी आने का कहती। कर्निश और क्रियांश काफी बिजी हो गए थे क्योंकि शशांक, अब्रम और ओरियन की साइड का जितना भी काम था वो सब ये दोनों ही संभाल रहे थे। प्रतीक भी उन्हीं के साथ उनकी मदद कर रहा था। तीनों का बुरा हाल था। इनके साथ आरवी भी काफी ओवरटाइम कर रही थी। श्रीविका भी कुछ प्रोजेक्ट में बिजी थी, लेकिन वो टाइम निकाल ही लेती स्मृति से मिलने का। स्मृति रोज पूजा जी के साथ मंदिर जाने लगी, लेकिन फिलहाल पूजा जी अपने पिता के घर गई थी तो स्मृति कभी कभी कर्निश के साथ मंदिर जाती या शिव स्मृति के साथ चले जाते। आज कर्निश की मीटिंग थी तो वो स्मृति को मंदिर ड्रॉप करके चला गया, लेकिन अकेले नहीं, नेश और डेजी को छोड़कर। तारानकन मंदिर स्मृति पूजा करके बाहर आए तो वो किसी से टकरा गई। स्मृति जल्दी थाल संभाल कर बोली, हमें माफ कर देना। वो लड़की जिससे स्मृति टकराई थी वो बोली, कोई बात नहीं, वैसे गलती मेरी भी थी। स्मृति ने सामने देखा तो एक लड़की थी जो दिखने में काफी तेज लग रही थी। वो लड़की कुछ बोलती उससे पहले एक लड़का आया और स्मृति को ग्रीट करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मैम, आई एम नेश। स्मृति को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कर्निश ने उसे बताया था कि नेश उसे लेने आएगा। स्मृति ने मुस्कुरा कर हाँ में सर हिला दिया। डेजी स्मृति को देख नेश के कान में धीरे से बोली, ओह तो ये है मिसेज अग्निवंशी।
अब पता चला सर को अपनी वाइफ की इतनी फिक्र क्यों है, मानना पड़ेगा काफी सुंदर है। नेश कुछ नहीं बोला, वो स्मृति को आगे चलने के लिए कहता है। उनके सामने एक कार आकर रुकी, डेजी ने जल्दी एक किक उस कार से निकल रहे आदमी को मारी। स्मृति हैरान रह गई। नेश डेजी से बोला तुम मैम को लेकर जाओ। डेजी हाँ में सर हिला स्मृति के हाथ को पकड़ लेती है और अपनी कार की तरफ भागी। वहां लगभग 6-7 लोग आ गए थे। नेश ने एक एक कर सबको ठिकाने लगा दिया। वो जल्दी डेजी की लोकेशन चेक करता है। इधर डेजी साइड मिरर से पीछे देखते हुए फुल स्पीड में ड्राइव कर रही थी। स्मृति काफी डरी हुई नजरों से उसे देख रही थी। 2 कार्स उनके पीछे चल रही थी। डेजी चिल्लाते हुए बोली ओ शिट, वी आर ट्रैप्ड। ये नेश कहाँ रह गया। स्मृति को कुछ समझ नहीं आया, पर उसके ऐसे बोलने से उसे ये तो पता चल गया कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। वो बोली क्या हुआ। डेजी ने स्मृति को देखा। वो अपनी घबराहट को छुपा मुस्कुराकर बोली डोंट वरी माय लेडी, कुछ नहीं हुआ, अगर हुआ तो भी मैं अपनी जान लगा दूंगी आपको बचाने में। स्मृति ने कसकर अपने मंगलसूत्र को पकड़ लिया। तभी अचानक एक कार ने उन्हें हिट किया। डेजी ने अपना बैलेंस बनाते हुए कार की स्पीड और बढ़ा दी। वो लोग अभी हाईवे पर थे। 2 कार्स आई और डेजी के सामने कुछ दूरी पर रुक गई। डेजी ने अचानक ब्रेक लगाया। वो स्मृति से बोली भागने का कोई फायदा नहीं है, मैं इन्हें रोकती हूं, आप जाइए यहां से। स्मृति उसका हाथ पकड़कर बोली नहीं प्लीज, ये लोग बहुत खतरनाक हैं, आप मत जाइए। डेजी ने उसे एक पल देखा और बोली आपका यहां से जाना बहुत जरूरी है माय लेडी, और ये लोग ब्लैक कॉक के सामने कुछ भी नहीं, आप कार चला सकती है ना। स्मृति ने ना में सर हिला दिया। डेजी को लगा ही था, पर उसके पास और कोई चारा नहीं था। या तो लड़ो या मरो, ये सोच वो स्मृति के हाथ में एक गन देकर बोली जरूरत पड़े तब इसका इस्तेमाल करने से घबराना मत। ये बोल वो कार लॉक कर बाहर उतर गई। स्मृति के हाथ डर के मारे कांप रहे थे। क्या वो इसका इस्तेमाल कर सकती है। उसने बाहर देखा तो हैरान रह गई। डेजी को 10-15 आदमियों ने घेर रखा था। डेजी के पास कोई हथियार नहीं था, फिर भी वो उन सब पर भारी पड़ रही थी। एक आदमी ने उस पे हंटर से वार किया तो डेजी ने उसे पकड़ खींच लिया। अब वो हंटर से उन सभी को धोने लगी। वो काफी अच्छे तरीके से हंटर चला रही थी। तभी 2-3 लोग आए और कार के गेट को खोलने की कोशिश करने लगे। स्मृति की हालत खराब हो गई। वो पीछे हट गई। उसने गेट को पूरी ताकत के साथ पकड़ लिया। वो गेट नहीं खुला। स्मृति ने डेजी की तरफ देखा ही था कि झटके से गेट खुला। स्मृति डरकर पीछे हो गई। एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए बाहर निकाला। गन स्मृति के हाथ से छूट गई थी। डेजी ने ये देखा तो उसके पास जाने को हुई, लेकिन एक आदमी ने बड़ी बंदूक से उसके सर पर वार किया। डेजी झटके से घिर गई। स्मृति खुद को उनसे छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर इतनों से खुद को छुड़ाना आम बात नहीं थी। स्मृति ने डेजी को देखा तो उसे बुरा लगा कि उसकी वजह से डेजी की ये हालत हो गई। वो काफी कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसे वहां से ले गए। डेजी ने उठने की लाख कोशिशें की, लेकिन उसके सर में काफी झंझनाहट हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो उसका आखिरी वक्त है। तभी किसी ने उसे सहारा दिया। नेश घबरा कर उसके गाल को थपथपा कर बोला डेजी, डेजी आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैम कहाँ है। डेजी मुश्किल से आंखें खोलती है। नेश को देख उसके आंसू निकल गए। वो खिसकते हुए उसके गले लगकर बोली मैम को मैं नहीं बचा पाई नेश, वो लोग उन्हें ले गए। फिर एक तरफ इशारा करके बोली मैम को वो उस तरफ लेकर गए हैं, जल्दी जाओ, वो ज्यादा दूर नहीं गए हो। आह। सर में दर्द होने से वो कराह उठी। नेश ने उसे कसकर पकड़ लिया। डेजी उसकी आंखों में देख बोली शायद अपना साथ यही तक था पार्टनर, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ नेश, पर शायद तुम नहीं करते, फिर भी आई लव यू। और हाँ लेडी स्मृति को बचा। ये बोल वो बेहोश हो गई। नेश जोर से बोला तुम पागल हो क्या, कुछ भी बक रही हो। आंखें खोलो, मैंने कहा आंखें खोलो डेजी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये बोलते हुए उसकी आंखों में नमी उतर आए। उसने डेजी को उठाया और कार में लेटा कर अपने साथ आए बॉडीगार्ड से बोला इसे जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाओ। एक और बात, देर नहीं होनी चाहिए, समझे। बॉडीगार्ड ने हाँ में सर हिला दिया और जल्दी कार में बैठ चला गया। नेश जल्दी अपनी कार में बैठ डेजी के बताए अनुसार उस रास्ते चला गया। इधर स्मृति को एक सुनसान जगह पर लाया गया। स्मृति ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो एक आदमी ने जोर से उसके गाल पर थप्पड़ मार दी। थप्पड़ लगने से स्मृति का सर एक तरफ झुक गया और तेज झंझनाहट होने लगी। थप्पड़ इतना तेज था कि होंठों के कोनों से खून निकलने लगा। स्मृति बोली क्या चाहिए आप सभी को, कौन है आप सब। वो सारे स्मृति को देख हंसने लगे।
जिसने थप्पड़ मारा वो स्मृति के पैर पर पैर रख मसलते हुए दबाव बनाने लगा। स्मृति दर्द से झटपटाने लगी, वो रोने लगी। वो आदमी अपना पैर हटाकर बोला, तुझे यहाँ पर मारने के लिए ही तो लाया गया है, अभी तो शुरुआत हुई है, ये आंसू आगे के लिए बचा कर रख। ये बोल उसने उसे घसीटते हुए एक पिलर के सहारे छोड़ दिया। स्मृति को कुछ समझ नहीं आया, उसे चक्कर आने लगे। सुबह से उसने कुछ खाया नहीं था, ऊपर से ये सब होना। उसकी आंखों के सामने सिर्फ शशांक का चेहरा आ रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया, जगह जगह चोट के निशान थे। पैर में उसका पायल गड़ चुका था जहां से खून बह रहा था। उसे काफी दर्द हो रहा था। कुछ ही देर हुई थी कि 5-6 कार वहां आकर रुकी। स्मृति ने धुंधली आंखों से देखा तो एक आदमी कार से उतर उसके पास आ रहा था। स्मृति हल्का पीछे खिसक गई। वो आदमी आया और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, ये सब कैसे हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? स्मृति उस आदमी को देखने लगी। क्या वो इन्हें जानती है? नहीं, वो नहीं जानती। वो आदमी गुस्से से बोला, किसने किया ये सब? वो सारे आदमी हैरानी से उसे देख रहे थे। वो आदमी स्मृति को देख मुस्कुराने लगा। वो जोर जोर से हंसने लगा। स्मृति उसे हैरान नजरों से देख रही थी। वो आदमी रुक कर बोला, तुम मुझे नहीं जानती, जानोई भी कैसे? तुम्हारे ससुर ने कभी मेरे बारे में बताया थोड़ी होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। मेरा नाम प्रणय राठौर है और मैं तुम्हारे ससुर का परम मित्र हूँ। स्मृति को कुछ समझ नहीं आ रहा था। प्रणय आगे कुछ बोलते उससे पहले एक कार वहां आकर रुकी। स्मृति ने नेश को देखा तो उसे राहत मिली। नेश ने स्मृति की हालत देखी तो उसे काफी गुस्सा आया। वो अपनी गन निकाल एक एक को शूट करने लगा। उसकी गन स्किल्स काफी अच्छी थी जिस वजह से प्रणय के लोग मरते जा रहे थे। ये देख प्रणय ने स्मृति के सर पर गन रख कर कहा, रुक जाओ वरना ये नहीं बचेगी, चुपचाप अपनी गन फेंक दो लड़के। नेश ने ये देखा तो वो रुक गया और अपनी गन फेंक दी। वो कोई रिस्क नहीं ले सकता था। नेश के साथ आए बॉडीगार्ड ने भी अपनी गन नीचे रख दी। नेश बिना भाव के बोला, प्रणय राठौर तुम्हारी दुश्मनी बिग बॉस से है, मैम को जाने दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। प्रणय खड़े हो हल्का हंसकर बोले, पिल्ले इतना बोलते हुए अच्छे नहीं लगते। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे किसके साथ क्या करना है, लेकिन तुमने एक बात सही कही, मेरी दुश्मनी शिव से है। इस लड़की से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, ये कहना भी सही नहीं है नेश, ये तो तुम जानते ही हो। ये बोल उसने एक गार्ड को इशारा किया। उस गार्ड ने गन से नेश पर वार किया। नेश चाहता तो उसका अच्छा जवाब देता, लेकिन स्मृति की वजह से उसने अपने हाथ बांध लिए। देखते ही देखते नेश और उसके बॉडीगार्ड काफी घायल हो गए। स्मृति ने बेबसी से उसे देखा और चीखते हुए बोली, रुक जाइए प्लीज, हमारी वजह से किसी और को क्यों आप परेशान कर रहे हैं? दुश्मनी हमसे है तो उन्हें जाने दीजिए, हम हाथ जोड़ते हैं, इन्हें जाने दीजिए। उसकी बात सुन प्रणय ने गार्ड को रुकने का इशारा किया। नेश खुद को संभाल लड़खड़ाते कदमों से खड़ा हुआ और अपने माथे पर आए खून को पोंछ के बोला, जितना तुम्हें उड़ना था उतना तुम उड़ लिए राठौर, एक बार बॉस को आने दो, वो तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे कि तुम खुद को नहीं पहचान पा। वो आगे और कुछ बोलता उससे पहले प्रणय ने उसके पैर पर गोली चला दी। स्मृति की चीख निकल गई। नेश जमीन पर गिर गया लेकिन उसके मुंह से एक सिसकी तक नहीं निकली। वो बस प्रणय को घूर रहा था। प्रणय का ध्यान वहां रुकी एक कार पर गया। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। एंड्रिक कार से बाहर आया और उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसके पीछे युआन भी था। एंड्रिक के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने नेश को देखा जो उसे ही देख रहा था। वो प्रणय के सामने आकर खड़ा हुआ तो उसकी नजर प्रणय के पीछे जमीन पर बैठी स्मृति पर गई। उसे इस हालत में देख एंड्रिक की मुट्ठियां कस गई। युआन को तो स्मृति के लिए काफी बुरा लगा लेकिन वो चुपचाप खड़ा था। एंड्रिक प्रणय को देखता है तो प्रणय उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? एंड्रिक उनका हाथ हटाकर बोला, आपने ये सब क्यों किया अंकल, वो भी मुझे बिना बताए। प्रणय अपने हाथ को देखने लगे जिसे एंड्रिक ने हटाया था। वो फिर भी मुस्कुरा कर बोले, तुम तो कुछ नहीं करने वाले तो मैंने सोचा मैं ही काम को अंजाम दे दूं। एंड्रिक स्मृति को देख बोला, मैंने पहले ही कहा था मेरे काम करने का तरीका ये नहीं है। तो क्या है तुम्हारा तरीका एंड्रिक, क्या तुम भूल गए सब? प्रणय गुस्से से बोले। एंड्रिक, मुझे एक ही बात कितनी बार समझानी होगी आपको, मेरी दुश्मनी सिर्फ शशांक से है तो मैं उसके किसी भी फैमिली मेंबर को बीच में नहीं लाऊंगा। प्रणय चिल्लाकर बोले, पर मेरा तरीका यही है, मेरी दुश्मनी पूरे परिवार से है, मैं सबको जला दूंगा। एंड्रिक उनकी बात इग्नोर करके बोला, युआन नेश को हॉस्पिटल लेकर जाओ। उसकी बात सुन स्मृति उसे हैरानी से देखने लगी। एंड्रिक उसके सामने बैठकर उसे उठाने को हुआ तो स्मृति डर के पीछे खिसक गई। एंड्रिक ये देख अपना हाथ पीछे लेकर बोला, तुम जा सकती हो।
प्रणय इंद्रिक का हाथ पकड़ उसे उठाकर बोले, ये क्या बकवास कर रहे हो इंद्रिक, तुम्हें शायद याद नहीं रहा कि तुम इंडिया क्यों आए थे। इन मासूम चेहरों को देख तुम्हारा मन पिघल गया है। इस इंद्रिक कुछ कहता उससे पहले वहां फायरिंग होने लगी। सभी ने उस तरफ देखा तो 15-20 गाड़ियां एक साथ वहां आकर रुकी। सब पर अग्निवंशी लोगो था। नेश के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो सभी कार्स वहां कतार से रुकी। एक कार से शशांक बाहर आया। उसने ब्लैक लॉन्ग कोट पहना था। उसका ऑरा इतना खतरनाक था कि प्रणय के बॉडीगार्ड पीछे हट गए। स्मृति ने उसे देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने सारे दर्द भूलकर खड़ी हो गई। शशांक को इतने महीने बाद देख उसके सब्र का बांध टूट गया। वो भागने को हुई तो उसके पैर में एक तेज दर्द हुआ। वो गिरते गिरते बची और लड़खड़ाते हुए शशांक की ओर बढ़ने लगी। वही शशांक ने जब स्मृति की ये हालत देखी तो उसकी आंखें आग उगलने लगी। उसका शरीर झंझना उठा। उसने लंबे कदम लिए और स्मृति को अपनी बाहों में भर लिया। स्मृति ने कसकर उसे पकड़ लिया। शशांक की चील सी नजरें वहां खड़े सभी लोगों को घूर रही थी। उसका चेहरा कठोर हो गया। वो एक मौत का डेमन लग रहा था। उसने स्मृति को शांत कराया और बोला, मैं तुम्हारे खून की कसम खाता हूँ वाइफी, जिसने भी तुम्हारा ये हाल किया है उसे मैं जिंदा जला दूंगा। सबको जिंदा जला दूंगा। बस मुझे 5 मिनट दो। स्मृति नामे सर हिलाकर उसे कुछ कहने को हुई। उससे पहले शशांक ने उसे बाहों में उठा लिया और साइड में बैठा दिया। स्मृति का ध्यान उसके पीछे खड़े अब्रम, अद्विक और ओरियन पर गया। वो सभी आज काफी अलग लग रहे थे। सबके चेहरे पर गुस्सा दिख रहा था। वो चारों एक साथ। इंद्रिक बिना किसी भाव के उन सभी को देख रहा था। अद्विक नेश के पास गया और उसे उठाते हुए कार में बैठा देता है। नेश को जाना नहीं था लेकिन अद्विक ने उसे भेज दिया। शशांक अपने कदम इंद्रिक की तरफ बढ़ाने लगा। ओरियन उनके पास जाता उससे पहले शशांक ने उसकी कॉलर पकड़ ली और दांत पीसते हुए बोला, कहा था ना तुझसे दूर रहना मेरे परिवार से। ये बोल वो एक पंच उसके मुंह पर झड़ देता है। युआन जल्दी इंद्रिक को संभालता है। वो कुछ बोलने को हुआ तो इंद्रिक ने उसे रोक दिया। शशांक ने दहाड़ते हुए कहा, प्रणय राठौर, मैं चाहूं तो तुझे अभी इसी वक्त खत्म कर सकता हूं, लेकिन तेरा हिसाब कोई और करेगा। फिर वो इंद्रिक को एक पंच और मारकर बोला, मुझे लगा था तू इतना घिरा हुआ नहीं होगा लेकिन मैं गलत था। इंद्रिक के होठों से खून आने लगा। वो उन्हें साफ करके फिर से खड़ा हो गया। वो कुछ नहीं बोल रहा था। प्रणय और युआन हैरानी से उसे देख रहे थे। प्रणय की हिम्मत नहीं थी कुछ भी बोलने की शशांक का ये रूप देखकर। शशांक इंद्रिक पर गन पॉइंट करके बोला, आखिरी बार सोच ले जिसे सोचना हो, क्योंकि अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। ओरियन आगे आकर बोला, शशांक तू पागल हो गया है ये। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।